हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू द अमेजिंग सेशन। सुप्रभात सुप्रभात सब लोगों को। कैसे हो आप सब लोग? ला ला ला, बहुत बढ़िया। ला 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 चल रहा है आपका। कल वॉइस क्लियर था, चलो कोई बात नहीं, तो आज कर लेंगे यार। क्या लगा है ऐसा? ठीक है, टेंशन फ्री रहा करो यार, और लाइफ में मस्त रहा करो। ज्यादा इधर उधर सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहा करो। लाइफ बड़ी खुशहाल है, सही बता रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करें आज का क्लास। बड़ी जल्दी आ गए। हाँ तो जल्दी ही आएंगे, और क्या तुमको लगता है लेट आते हैं? द मोस्ट प्रॉम्प्ट टीचर, सबसे ज्यादा टाइम पे आने वाला टीचर, योर विशाल तिवारी सर। ठीक है, सिलेक्शन की तैयारी विथ विशाल तिवारी। चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। तो आप लोग इंस्टाग्राम भी चलाते हो? मत चलाया करो। जो लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भैया थैंक यू सो मच, है ना। और आपका ब्लैक कलर फेवरेट है? यस, ब्लैक इज माय फेवरेट। ब्लैक इज ऑलवेज फेवरेट, आई थिंक सबका ही रहता है। बताओ, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक बीस्ट, यस ब्लैक बीस्ट। तो वैसे तो वो ये इंस्टाग्राम पे मैंने कल डाला है। हमारे पास वो 5-6 महीने पहले ही हमने ले लिया था, और हमारे फैमिली का एक पार्ट हो गया था वो। चलिए, तो रोम रोम, बहुत बढ़िया। जहर है, जहर लग रहा था, बढ़िया लग रहा था आपको? हाउ वाज द कार? कार अच्छा लगा? कार अच्छा लगा आपको? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की अमेजिंग क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन का। आज ये लेक्चर नंबर 5 है, एंड ये चैप्टर को हम लोग 6 लेक्चर में फिनिश करेंगे। तो आज ये लेक्चर नंबर 5 है, एंड ऑलमोस्ट इट विल बी एंडिंग टुडे। ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि एंड करेगा, ऑलमोस्ट इट विल बी एंडिंग टुडे। कल वाली क्लास कितने लोगों ने देखी और कितने लोगों ने नहीं देखी? किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटे? मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि हमारी मर्सिडीज गाड़ी ब्लैक कलर की हमने ले ली है, घर में आ गई है। तो ये वाली न्यूज पुरानी है, बट बताया कल है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा है तो देख लेना क्लास के बाद, अभी नहीं। आपने कितने, अच्छा नहीं देखा, ओके। जो लोगों ने नहीं देखा है उनको बेटा देख लेना है, और आज वाली क्लास आपको पढ़ना है। और ट्यूसडे से, ट्यूसडे यानी कि कल है, नहीं वेंसडे से हमारी अल्कोहल फिनॉल ईथर का पार्ट चालू हो जाएगा, और उसके बाद दैट विल बी द थर्ड लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। चलिए, तो हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें पढ़ना है आज रेट ऑफ SN1 SN2 की हमने बात कर ली थी। इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। SN1 SN2 E1 E2, SN1 SN2 के क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम E1 E2 के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके रेट के बारे में पढ़ेंगे, एंड फाइनली हम कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। SN1 SN2 E1 E2 के फाइनली कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आ जाओ। तो अब आते हैं बच्चों, यहां पे ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमें नहीं पता है कि SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन है। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमें नहीं पता है कि SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है हमें नहीं पता। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, SN1 है SN2 है, और SN1 SN2 के बाद फिर आपको बताना है कि क्या रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट बनेगा या इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, और फिर प्रोडक्ट लिख के बताना है। तो 3 स्टेप में आपको इसका आंसर बताना है। तो आपने इस क्वेश्चन को देखा, और आपको यहां पे पता चला है कि सर ये अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड में पोलर सॉल्वेंट डाला, वो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला। तो जैसे ही मेरे पास नजर आया कि अल्काइल हैलाइड में सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, चूंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो देख लो ये SN1 रिएक्शन देगा। चूंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो बच्चों ये SN1 रिएक्शन देगा। अच्छा जी, अब ये SN1 रिएक्शन देगा तो सर आपके पास चूंकि SN1 होता है तो रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट बनता है, यानी कि रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनेगा। यानी कि रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनेगा। तो आप बना लीजिए यहां पे रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन।
तो मैंने क्या बताया अभी, सबसे पहले आपके पास देखोगे तो ऊपर आपके पास मिथाइल है CH3, नीचे आ जाओगे आपके पास इथाइल है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास पीएच है, जिधर से हैलोजन है अगर उधर से ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। जिधर से आपके पास हैलोजन है अगर उधर ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ इसको हम कहते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। और जिधर से आपके पास हैलोजन है अगर उसके साइड से ही आपने क्या किया है, उसके अपोजिट साइड से अगर आपने लगा दिया न्यूक्लियोफाइल, तो ये आपके स्क्रीन पे बन जाएगा, दैट विल बी द इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिटेंशन प्लस इन्वर्जन अगर बनता है इसी को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना। ठीक है, आर्यन मौर्य कह रहे हैं ये बताओ सर रिलायंस कब खरीद रहे? नहीं भाई, हमारा नाम विशाल अंबानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन प्रोडक्ट। थैंक यू चुलबुल पांडे जी, थैंक यू सो मच। आगे पढ़े। अब जैसे आप यहां पे आते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो अगेन आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिखा। अल्काइल हैलाइड में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 होगा कि SN2 होगा? सर SN1 होगा, रीजन वही हुआ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ रहा है। ओके, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने की मदद से, वजह से SN1 हुआ। अब SN1 कहता है कि रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। SN1 कहता है कि रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। तो जिधर हैलोजन था न्यूक्लियोफाइल उधर भी लगेगा, जिधर हैलोजन था न्यूक्लियोफाइल उधर भी लगेगा, और जिधर हैलोजन था न्यूक्लियोफाइल बेटे उसके अपोजिट साइड में भी लगेगा। जिधर हैलोजन था न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड में भी लगने वाला है। ठीक है, जिधर हैलोजन था न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट साइड में भी लगने वाला है। तो जिधर हैलोजन था उधर लगता है उसको हम रिटेंशन प्रोडक्ट कहते हैं, और अपोजिट साइड में लगता है इसको हम इन्वर्जन प्रोडक्ट कहते हैं, और ओवरऑल इसको हम रेसिमाइजेशन कहेंगे। बोलो क्लियर है? ओवरऑल इसको हम रेसिमाइजेशन कहेंगे। बोलो क्लियर है? तो SN1 SN2 E1 E2 के बाद यहां आ जाइए, ये क्वेश्चन करेंगे, आइडेंटिफाई द रिएक्शन एंड कंपेयर देयर रेट। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन, और फिर उसके रेट के बारे में कंपेयर करना है कि कंपेयर रेट किसका ज्यादा होगा। पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन SN1 है कौन SN2 है, और फिर पता करो कि इन दोनों में रेट किसका ज्यादा है, 1 का कि 2 का। तो देखो अभी हमने देखा कि सर DMSO लिखा हुआ है। सबसे पहली बात कि सर DMSO लिखा हुआ है, तो मैं पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, हाँ या ना? ठीक है सर। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN1 होगा कि SN2 होगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बच्चों आपके पास SN2 रिएक्शन होने वाला है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बच्चों आपके पास SN2 रिएक्शन होने वाला है। ओके, अच्छा एक और चीज से आप समझ सकते हो। चलो, एक तो सॉल्वेंट देखा, दूसरा आपने ये देखा कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 होता है कि SN2 होता है? तो सर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आपके पास बच्चों SN2 होता है। हायर डिग्री में SN1 होता है, लोअर डिग्री में SN2 होता है, ये तो बता रखा है। हाई डिग्री में SN1 होता है, लोअर डिग्री में SN2 होता है, ये तो बता रखा है। चलिए, तो सर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, वो आपके पास क्या देगा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये आपके पास क्या देगा? तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आपके पास SN2 रिएक्शन होता है। तो 2 जगह से मुझे हिंट मिल गया कि SN2 रिएक्शन है। मैं तीसरा जगह से हिंट लेके बताता हूं कि ये SN2 है। किसी भी रिएक्शन में अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लें तो SN1 होगा, SN2 होगा। जब जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, सॉल्वेंट के अलावा अगर हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है, सॉल्वेंट के अलावा जब जब हमने एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लिया है, ये किस बात को बता रहा है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल शोज SN1 या SN2। तो सर एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल जो है बेटा वो SN1 रिएक्शन को, SN2 रिएक्शन को बताता है। SN2 रिएक्शन को एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल बताता है। बोलो क्लियर? अगर हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल नहीं लिया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, दैट मींस वहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो SN1 को बताता। चलो, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि SN1 होगा कि SN2 होगा। अब आओ पूरा रिवीजन करते हैं SN1 SN2 का, सब लोग। सर सबसे पहले ये देखो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लिया है या सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। इस रिएक्शन में
एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लिया है या सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है? नहीं। तो सर यहां पे सॉल्वेंट तो है ही, लेकिन हमने एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लिया है। जब जब हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लेंगे, बाहर से न्यूक्लियोफाइल लेंगे, तब तब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल काउंट होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब पोलर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब सर ये SN2 रिएक्शन को बता रहा है। अच्छा, एक और चीज, अगला प्रोसेस देखो, अल्काइल हैलाइड की डिग्री 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो सर एक ही कार्बन है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 है, SN2 है, क्या है? तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, लोअर डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और लोअर डिग्री लेस स्टीरिक क्राउडिंग SN2 रिएक्शन को बताता है। अब आप कहोगे सर लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। कोई बात नहीं, सॉल्वेंट का यहां बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और सामने CH3SH बना लेगा। सॉल्वेंट, अब देखो, 2 फैक्टर ऐसे हैं जो आपको SN2 बता रहा है, एक फैक्टर ऐसा है जो SN1 बता रहा है। तो कौन जीतेगा? SN2 जीतेगा। तो ओवरऑल द रिएक्शन इज गोइंग टू बी SN2। ओवरऑल द रिएक्शन इज गोइंग टू बी SN2। अब मुझे बताओ रेट किसका ज्यादा होगा, A का कि B का? वैसे भी आप ध्यान रखना, 3 डिग्री में SN1 होगा और 3 डिग्री में SN2 नहीं होगा। क्या बोला मैंने? सर 3 डिग्री जब भी अल्काइल हैलाइड आपको दिख रहा है, तो वहां पे आप क्या बोलोगे? SN1, और वहां पे SN2 नहीं होगा। बहुत ज्यादा स्टीरिक क्राउडिंग हो गया, SN2 नहीं होता है। सिमिलरली 1 डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड है, तो वहां SN2 होगा और वहां SN1 नहीं होगा। रीजन, बहुत अनस्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया। तो सर सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ऐसा मैंने नहीं कहा कि सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, बट ज्यादा फैक्टर्स कौन से रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है? ज्यादा फैक्टर SN2 को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ओवरऑल SN2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब रेट बताना है, रेट ऑफ A और रेट ऑफ B में किसका रेट ज्यादा है? A का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने वाला है या B का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने वाला है? बताइए। हाँ बिल्कुल सही है कि सर इसमें सारे के सारे फैक्टर SN2 वाले सपोर्टिव है, बट यहां पे ये फैक्टर सपोर्टिव नहीं है, तो रेट जो है वो A ग्रेटर देन B होने वाला है। रेट जो है वो A ग्रेटर देन B होगा। एब्सोल्युटली क्लियर होने वाला है। आई होप इट इज क्लियर। रेट जो है वो A ग्रेटर देन B होगा, एब्सोल्युटली क्लियर होने वाला है। बोल दो एक बार, समझ में आया? प्रोडक्ट लिखना, अरे प्रोडक्ट तो लिखना सबसे आसान है। प्रोडक्ट लिखना तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे ही आसान है। आओ प्रोडक्ट लिखते हैं ग्रीन कलर से। देखो क्या होगा, SN2 रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल R+ पे अटैक करता है, ये SH- R+ पे अटैक करता है, और क्या बनता है? क्या आपके सामने CH3SH बनेगा? न्यूक्लियोफाइल R+ पे अटैक करेगा और आपके सामने CH3SH बन गया। मजा ही आ गया। और आपके सामने चूंकि CH3SH बन चुका है, और आपके सामने देखो Cl- निकल के अपना लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो प्रोडक्ट लिख दिया आपने। यहां पे प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफाइल फटाक से अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3SH नाम का प्रोडक्ट बनेगा और Cl- लीव कर जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है। बी में SN1 नहीं है, केवल सॉल्वेंट से आप SN1 नहीं दे सकते, ऑल फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। सारे फैक्टर्स में से जो मेजॉरिटी को सपोर्ट कर रहा है वही रिएक्शन होता है। ठीक है। अंश यादव कह रहे, मैंने इससे पहले भी ऑर्गेनिक दूसरे टीचर से पढ़ा है, बट आपके जैसा क्रिस्टल क्लियर टू द पॉइंट नहीं पढ़ाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन में। देखो पहले आप बताओ कि SN1 है कि SN2 है, दूसरा आप बताओ कि रेट किसका ज्यादा होगा, तीसरा आप बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले आप देखोगे, यहां पे पहले आप देखोगे सर DMSO है, तो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट यहां पे क्या है पहले वाले रिएक्शन में? तो सॉल्वेंट है पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। PAS का मतलब है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा नीचे वाले रिएक्शन में, अच्छा नीचे वाले रिएक्शन के सॉल्वेंट क्या है? तो डाउनवर्ड रिएक्शन में भी वो है DMSO है, यानी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। यानी कि सॉल्वेंट किसको सपोर्ट करेगा, SN1 या SN2? सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक है, SN2 को सपोर्ट करेगा। चलो भाई सॉल्वेंट का काम हो गया, SN2 सपोर्ट कर रहा है। अल्काइल हैलाइड किसके सपोर्ट करेगा? RX किसको सपोर्ट करेगा? RX की डिग्री क्या है? 1 डिग्री है 2 डिग्री है? RX की डिग्री क्या है? 1 डिग्री है 2 डिग्री है? तो सर जो RX है वो 1 डिग्री है। यहां नीचे वाले में भी अगर आपने RX को देखा, अल्काइल हैलाइड को देखा, ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है?
तो नीचे वाले अल्काइल हैलाइड में आपने उसको देखा तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अब ये लोअर डिग्री अल्काइल हैलाइड है, SN1 है, SN2 है, SN2 है। हायर डिग्री विल बी SN1, लोअर डिग्री विल बी SN2। तो दोनों ही सॉल्वेंट एंड अल्काइल हैलाइड SN2 बता रहा है। चलो एक और बात कर लेते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लिया है या सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लिया है या सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है? तो सर यहां पे एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लिया है, सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो जब जब एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो SN1 होता है, SN2 होता है। जब जब एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो सर SN2 में ही आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लेते हो, SN2 में आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लेते हो। SN1 में सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है। SN1 में क्या है? गंगाधरी शक्तिमान है। समझो बात को, SN1 में क्या है? गंगाधरी शक्तिमान है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है। बट SN2 में क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा, यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काउंट होता है। एंड द रिएक्शन गोस लाइक दिस। चलो हमने पहचान लिया कि SN1 होगा कि SN2 होगा। अब बताओ ये रेट किसका ज्यादा होगा, A का कि B का? फिर प्रोडक्ट लिखेंगे। पहले A का रेट बताओ, फिर B का और कंपेयर कर लो। A का रेट ज्यादा होगा कि B का रेट ज्यादा होगा? तो आप देखो सर ये सॉल्वेंट सेम है, अल्काइल हैलाइड सेम है, डिफरेंस कहां है ये दोनों में? डिफरेंस कहां है ये दोनों में? तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही तेजी से अटैक होगा, उतना ही तेजी से SN2 रिएक्शन होगा। क्या बोला मैंने? जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना तेजी से अटैक होगा, उतना तेजी से SN2 रिएक्शन होगा। यह बात क्लियर है? हाँ या ना? यस। A ग्रेटर देन B जो बोल रहे हैं ना, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। रीजन अभी बोला, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ज्यादा अच्छे से डोनेट कर पाएगा, उतना अटैक करेगा, उतना जल्दी SN2 होगा। लेकिन चूंकि ये वाला PHO माइनस सर यहां रज्जो है, रज्जो रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो डोनेट नहीं कर पाएगा। ये O माइनस रेजोनेंस नहीं कर रहा है, लोकेलाइज्ड है, डोनेट कर पाएगा। ये O माइनस रेजोनेंस कर रहा है और रेजोनेंस करने में डीलोकेलाइज हो गया, रेजोनेंस करने में बिजी हो गया, डोनेट नहीं हो पा रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग है, डोनेट हो पा रहा है, ये वीक है, डोनेट नहीं हो पा रहा। स्ट्रॉन्ग वाला SN2 देगा। और आपके स्क्रीन पे कहानी समझ में आ चुकी है क्या? और आपके स्क्रीन पे कहानी समझ में आ चुकी है क्या? ए मोर बिकॉज लेस, बहुत बढ़िया बात है। लेस बल्कि से नहीं होगा बेटा, ये रेजोनेंस है और ये रेजोनेंस इसमें नहीं है। चलो नेक्स्ट। अब देखोगे तो सर प्रोडक्ट लिखो, तो न्यूक्लियोफाइल ने R प्लस पे अटैक किया, लिविंग ग्रुप को भगा दिया। ये बाहरी न्यूक्लियोफाइल ने एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया। तो आपके सामने देखो CH3O माइनस ने अटैक किया, किस पर अटैक किया? R प्लस पे अटैक किया। तो आपके सामने डाइमिथाइल ईथर बन रहा है क्या, या मिथॉक्सीमीथेन बन रहा है क्या? कॉमन नेम की तरफ से डाइमिथाइल ईथर है, अगर आप IUPAC नेम करोगे तो मिथॉक्सीमीथेन। यहां पे भली वीक न्यूक्लियोफाइल है, आसान मतलब बहुत धीरे धीरे अटैक करेगा, वीक है, स्लो रिएक्शन होगा बट अटैक तो होगा। तो PHO माइनस R प्लस पे अटैक करेगा, बेंजीन PHO माइनस R प्लस पे अटैक करेगा, और आपके सामने मिथॉक्सी बेंजीन बनके तैयार हो गया। क्या सर बल्कि ग्रुप से एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ? नहीं, बल्कि ग्रुप यहां नहीं है बेटे, ठीक है ना, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट। सर इतने मेहनत के बाद भी आप हताश नहीं होते बेटा? हमें ना इस धरती पे बहुत कम लोग हैं जो मुझे डीमोरलाइज कर सकते हैं। मतलब मेरे घर वाले को छोड़ दो तो बाकी मैं किसी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिन रात एक कर देंगे, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो संभव नहीं है। सिंपल बात है, ठीक है। हार्डवर्क ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया यार। मैं एक बहुत 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 मिडिल क्लास फैमिली से था, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, ठीक है। मैंने आपकी अपनी कहानी बताई है लास्ट ईयर, अब मैंने अपनी कहानी बताई है बच्चों वहां पे कि बहुत बार ऐसे सिचुएशन आए कि स्कूल के फी भरने के लिए, मेरे स्कूल की फी मुझे याद है, टू द पॉइंट याद है, 745 रुपीज इंक्लूडिंग बस फी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बाबा आदम के जमाने में पढ़ता था, बहुत समय पुरानी बात नहीं है। 745 रुपीज, इसमें यह होता था 400 रुपए आपकी मेरे स्कूल का फीस था और 345 रुपए मेरे बस का फी था। पूरा टू द पॉइंट याद है। जब पैसे कम होते हैं ना तो आपको 5 रुपए भी बचाने में दिखता है। आपको 5 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, ये तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो कई बार ऐसा होता था कि यार
अगले महीने, इस महीने अब नहीं दे पा रहे हो, हर मंथली फी जमा होती थी, इस महीने दे नहीं पा रहे, तो हम लोग एप्लीकेशन लिखते थे, क्योंकि अगर आपने फी जमा नहीं की तो वहां पे कुछ 100 रुपए का फाइन लग जाता था। तो अब पैसे नहीं है तो ही तो नहीं दे पा रहे हैं, फाइन कहां से देंगे? तो भाई हम एप्लीकेशन लिखते थे टू द प्रिंसिपल, और एप्लीकेशन के बाहर खड़े होते थे, क्या है तुम्हारा हर महीने का है, तुम हर महीने आ जाते हो, है ना? तो वो एक ठाकुर सर थे हमारे प्रिंसिपल, तुम्हारा हर महीने का है, तुम हर महीने आ जाते हो, एंड वी हैव स्ट्रगल्ड लॉट। तो आप सोचो जब जब स्कूल के पैसे भरने के ना हो तो अपनी हालत क्या होगी। ठीक है, बहुत अर्ली डेज की बात बता रहा हूं मैं। तो और ऐसे ठोकर खा खा के जो उठा है ना, फिर वी आर वेरी स्ट्रांग, मुझे डर नहीं लगता। सबसे पहली बात, आई कैन गो हियर ऑल्सो, मतलब मैं यहां से भी उठ सकता हूं, मेरे को अगर उस सिचुएशन में वापस जाना पड़े तो मैं जाके वापस उठ सकता हूं, क्योंकि हार्डवर्क जो चीज है ना, मैंने देखा है कि यहां से आज मैं मैक्सिमम चीजें डोनेट करता हूं। मतलब मैं आप देखोगे तो मैं एक ओल्ड एज होम है, जनरली मैं ये सब चीजें बताता नहीं हूं, शो ऑफ करने की चीज नहीं होती ये सब, है ना? तो ओल्ड एज होम है जहां पे मेरा डोनेशन जाता है और उससे काफी लोगों को हेल्प होती है। दूसरी चीज, जो छोटी वो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो जिनके दिव्यांग जिनको हम बोलते हैं, किसी का आंख नहीं है, किसी का कान खराब है, किसी का हार्ट में दिक्कत है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का उंगली नहीं है, उनके लिए भी मैं डोनेशन करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मिला है उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, तो उन सारे लोगों के लिए मुझे काम करना चाहिए। एक और चीज है, मैं एनिमल फ्रेंडली हूं, तो मैं एक पेट शॉप है जो डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को वो लोग एक जगह लाके रखते हैं, उसका फिर ख्याल व्याल रखते हैं, उनके लिए मैं डोनेशन करता हूं। तो ठीक है, और कभी कभी अपने लिए भी खर्चा करता हूं। ठीक है, तो यही है। चलो, आपकी नेटवर्थ कितनी है भाई साहब, तुम तो हमको ऐसा मान रहे हो ना। चलो इधर आओ, जेल दिलाओगे तुम, इधर आओ, इधर आओ, इधर यहां आ जाओ। जैसे आप जाओगे मुझे बताओ कि SN1 है कि SN2 है, पहली बात तो ये समझना है। SN1 है या SN2 है, पहली बात तो ये समझना है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इज दिस SN1 या SN2? SN1 है या SN2 है, जल्दी से बताइए। इज दिस SN1 या SN2? आओ जाओ। अब देखोगे यहां पे कि सर ये अल्काइल हैलाइड यहां पे दिया हुआ है, तो ऊपर वाले में जो अल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। तो सर अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। नीचे आओगे, नीचे वाला अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो सर नीचे वाला अल्काइल हैलाइड भी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री है। ओके भाई, नीचे वाला 1 डिग्री है। क्या कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है क्या? हाँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भले ही है, बट मैंने अभी बताया कि अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, ये आपको अल्काइल हैलाइड चूंकि 1 डिग्री है, ये SN2 ही देगा, SN1 नहीं देगा। लोअर डिग्री ऑफ अल्काइल में SN2 रिएक्शन होता है, लोअर डिग्री ऑफ अल्काइल में SN2 रिएक्शन होता है, SN1 नहीं होगा। ठीक हो गया। अब पूछ रहा है कि इसमें आपको मैं बताया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, NH2- और H+ विल बी द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब बताओ मुझे किसका रेट ज्यादा होगा, मुझे रेट के बारे में बताओ, रेट किसका ज्यादा होगा। तो देखो, एक जगह आयोडीन टूटना है, एक जगह ब्रोमीन टूटना है, आसानी से कौन टूटेगा? एक जगह आयोडीन टूटना है, एक जगह ब्रोमीन टूटना है, तो आयोडीन वीक बॉन्ड है, ये आसानी से टूट जाएगा। आयोडीन वीक बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा, B ग्रेटर देन A। एक जगह आयोडीन आपके पास वीक बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, B ग्रेटर देन A। अब आप प्रोडक्ट लिखो, तो सर NH2- ने कार्बन प्लस पे अटैक किया है, क्या किया है? NH2- ने कार्बन प्लस पे अटैक किया है, तो CH3 CH2 और आपके पास क्या होगा? NH2। CH3 CH2 और क्या होगा आपके पास? NH2। यहां आओ, अब आपके पास आओगे, क्या बनेगा आपके पास? फाइनली आपके पास बनेगा CH3 CH2 और आपके पास यहां भी आयोडीन हट के NH2 ही लगेगा। ठीक हो गया, क्लियर हुआ? चलिए, अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताओ या SN1 होगा SN2 होगा। हमने पहले SN1 SN2 आइडेंटिफाई करना है, फिर रेट देखना है, फिर प्रोडक्ट लिखना है। तो आइए, अब मैं जा रहा हूं यहां पे, अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो सर ये वाला अल्काइल हैलाइड 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ओके, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने पता किया अल्काइल हैलाइड की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है। 2 डिग्री वाला SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है।
जैसे 1 डिग्री हमेशा SN2 देगा, 3 डिग्री हमेशा SN1 देगा, वैसे ही जब 2 डिग्री आता है तो ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी SN1 और इट कैन बी SN2। तो अल्काइल हैलाइड चूंकि 2 डिग्री है तो इट कैन बी SN1 और SN2। अब यहां पे आओ, एक और चीज ध्यान दो सर, यहां पे सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक या ये प्रोटिक? सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक, हाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। यहां पे सॉल्वेंट क्या है, तो हियर द सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहां पे जो सॉल्वेंट है भाई वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। नाइस। अब मुझे बताओ ये SN1 देगा SN2 देगा, तो क्या एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लिया? नहीं। क्या सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है? हाँ। तो अगर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है, हायर डिग्री भी है, गंगाधरी शक्तिमान है, तो SN1 होगा SN2 होगा? SN1 होगा। सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है वो SN1 देगा, और हायर डिग्री है, पोलर प्रोटिक है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है, SN1 रिएक्शन होगा। बहुत बढ़िया। अब चूंकि SN1 रिएक्शन है, क्या इसके बारे में आप मुझे रेट बता सकते हो, कौन फास्ट होगा? यहां आयोडीन का टूटना है, यहां ब्रोमीन को तोड़ना है, कौन जल्दी टूटेगा, कौन जल्दी रिएक्शन देगा? भाई ये वीक बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएगा। अच्छा लीविंग ग्रुप है, आसानी से टूट जाएगा। और रेट इज A ग्रेटर देन B, जल्दी से बोल दो, यहां पे आ जाओ। अच्छा। अब चूंकि SN1 है, प्रोडक्ट लिखना है, तो ध्यान दीजिए जब आप SN1 की प्रोडक्ट लिखेंगे थोड़ा सा आपको सातिर होना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन मिस हो सकता है। तो देखो रिटेंशन बनेगा एज वेल एज इन्वर्जन बनेगा। तो देखो मैंने रिटेंशन प्रोडक्ट बना दिया, सामने जाओगे इसका मिरर इमेज बना दो, यानी कि यही इसका इन्वर्जन प्रोडक्ट है। मिरर इमेज ही इसका इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसको रेसिमाइजेशन बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। चलो नेक्स्ट, जब हम SN1 बना रहे हैं तो बच्चों यहां पे आपके पास देख रहे होगे ये Br हट के OH लग जाएगा, और ये R है, सॉरी ये H है, ये R है, ये R है। इसी का अगर हम इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये H है, ये R है, ये आपके पास फाइनली OH है, और ये आपके सामने बेटा R है। तो रिटेंशन भी बना, इन्वर्जन भी बना। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? ऑल गुड है। चलिए अब जैसे ही आपके पास आए हैं, कह रहे कि कुछ PYQ भी करो, आपको आइडिया भी नहीं लग रहा है, सारे PYQ होते चल रहे हैं। यहां बताओ रेट क्या है, SN1 SN2 है क्या है? सर इसके बारे में बताओ, ये दोनों SN1 है SN2 है, E1 है E2 है, क्या है भाई? ये SN1 है SN2 है, E1 है E2 है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्या है? जल्दी से सारी चीज। सबसे पहले आप फोकस करोगे अल्काइल हैलाइड पे। तो अल्काइल हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है। देखो 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री है। अल्काइल हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है। यानी कि सर यहां पे भी आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है उसकी डिग्री क्या है बेटा? 2 डिग्री। यहां पे जो अल्काइल हैलाइड है इसकी डिग्री 2 डिग्री है। नीचे भी आप जाओगे तो यहां जो अल्काइल हैलाइड है इसमें जो कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री है, इसलिए इसको 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहेंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या ये प्रोटिक सॉल्वेंट है? अब मुझे बताओ ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है? तो यहां पे मैंने देखा कि जो सॉल्वेंट आप ले रहे हो उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाने वाला है। हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां जब आप देखोगे तो यहां जो सॉल्वेंट होने वाला है उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने वाला है, PPS। ठीक हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने वाला। अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओह नाइस। अब मुझे बताओ कि क्या यहां पे सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि बाहर से एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल तो लिया नहीं है, तो सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है, गंगाधरी शक्तिमान है, तो क्या होगा आपके पास? सर आपके पास ये हो जाएगा ओ ओ ओ ओ गंगाधरी शक्तिमान है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है। मजा ही आ गया आपके स्क्रीन पे। तो देखो SN1 रिएक्शन हो जाने वाला है, ये भी नीचे वाला भी SN1 रिएक्शन होगा, और आपके पास रेट किसका ज्यादा होगा, A का कि B का? यहां आयोडीन को निकलना है, ब्रोमीन को निकलना है, आसानी से कौन निकलेगा? ऊपर वाला। आसानी से कौन निकलेगा बेटा? आसानी से निकलेगा ऊपर वाला। आसानी से निकलेगा आपके पास ऊपर वाला। यस और नो? बिल्कुल सही है, आसानी से निकलेगा ऊपर वाला। बॉन्ड वीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, आसानी से बॉन्ड बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये रहा आपके पास बेंजीन, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास रहा बेंजीन, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या रहा है? साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली आपने क्या करना है, आयोडीन हटा के आपको क्या करना होगा?
आयोडीन हटा के आपको फाइनली न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है। तो आपके पास यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक क्या कराओगे, OCH3 नाम का न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। सिमिलरली यहां पे आप जाओगे तो OCH3 नाम का न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। बोलो क्लियर है, आ गया मजा? थैंक यू माविका जी, थैंक यू सो मच। हाँ, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये रेसिमाइजेशन होगा। बिल्कुल सही बात है, SN1 है तो रेसिमाइजेशन होगा। एक बार ये ऊपर की तरफ बनेगा और एक बार ये डैश की तरफ बन जाएगा। तो ये तो बना ही, इसका मिरर इमेज भी आपके बन के तैयार होने वाला है, डैश 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 OCH3। सिमिलरली आप जाओगे, ये तो साइक्लोहेक्सेन है ही, और यहां पे आप डैश 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 OCH3 तो होने ही वाला है। तो SN1 SN2 में रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन बोथ काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एंड हियर वी गो। क्लियर है, आगे बढ़े तो दिस इज द रेसिमाइजेशन। ये रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनता है। आपके पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है, मुझे बताओगे कि यहां पे क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। यहां पे थोड़ा सोचना है जल्दी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोच समझ के फिर आंसर करना है। ये बेटा आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करना है। आ जाओ, RCl है, मॉइस्ट Ag2O या फिर आपके पास AgOH लिखा हुआ है, मॉइस्ट Ag2O या फिर बेटा AgOH लिखा हुआ है, और यहां पे बेटा क्या लिखा हुआ है, ड्राई Ag2O। मॉइस्ट Ag2O या फिर AgOH लिखा हुआ है, और यहां पे बेटा आपके पास ड्राई AgOH लिखा हुआ है या ड्राई Ag2O लिखा हुआ है। बताओ, देखो अब मैंने जैसे यहां पे मॉइस्ट लिखा, मॉइस्ट रिप्रेजेंट्स मॉइस्चर, मॉइस्ट रिप्रेजेंट्स मॉइस्चर एंड मॉइस्चर रिप्रेजेंट्स वाटर, एंड वाटर में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होता है। सिमिलरली AgOH में भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल OH माइनस चमक रहा होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब देखो क्या होगा, तो सर जो सॉल्वेंट लिया है क्या गंगाधरी शक्तिमान है, क्या मॉइस्चर में ही न्यूक्लियोफाइल है, क्या AgOH में ही न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या ये अल्काइल SN1 रिएक्शन देगा और SN1 रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, आपके सामने 2 मोल ROH बन के तैयार हो जाएगा। बोल दो हाँ या ना। RCl हटा के क्या आपने मॉइस्ट डाला है, मॉइस्ट में पानी है, पानी में OH है, 2 मोल अल्कोहल बन के तैयार हो गया है। अच्छा, साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, Cl माइनस रिलीज हो जाएगा, और Cl माइनस जो है उसका मिलन हो जाएगा Ag प्लस के साथ। Cl माइनस का Ag प्लस होगा। AgCl का कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट बता सकते हो, व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट बताया हुआ है, AgCl हैज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इन द कंटेनर। जिस कंटेनर में रिएक्शन होगा उस कंटेनर के सबसे सरफेस पे, सबसे बेस पे व्हाइट कलर का चिपक जाएगा। बहुत बढ़िया, अमेजिंग आंसर है। चलो अब इस पे आओ, लेकिन अब यहीं पे मॉइस्चर हटा के अगर हमने ड्राई Ag2O डाला तो क्या होगा, अगर हमने मॉइस्चर हटा के ड्राई Ag2O डाला तो क्या होगा, जल्दी से। अगर हमने मॉइस्चर हटा के ड्राई Ag2O डाला तो क्या होने वाला है, अब ध्यान देना। अब यहां पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल नहीं है, यहां पे ड्राई है, जबकि अब ध्यान देना कैसे रिएक्शन हो रहा है सब लोग। मैं आंसर उधर लिखूंगा, पहले इधर समझा रहा हूं। देखो RCl है, पहला मोल लिया है, 2 मोल है ना, तो पहला मोल RCl लिया है। अब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं Ag2O, अब पानी नहीं है, Ag2O का मतलब क्या यही होने वाला है, AgOAg, क्या यही होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों नॉन मेटल है, कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन के ऊपर क्या लोन पेयर होता था, है और रहेगा, ओके। अब ये न्यूक्लियोफाइल है और यहां पे आपको R प्लस दिख रहा होगा, तो क्या ये लोन पेयर बैठा रहेगा या डोनेट होगा, ये लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को डोनेट होगा, और क्या होगा फिर आपके पास फाइनली जो पहला मोल RCl है वो आपके पास ROAg बन के तैयार होने वाला है। क्या बनने वाला है, देखो ये अटैक करेगा, ROAg बन गया और AgCl आपका निकल जाएगा। तो फर्स्ट मोल से आप देखो आपके पास क्या बना है, ये दोनों आपके पास निकल गए, AgCl लिविंग ग्रुप निकलेगा, Ag प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा और ROAg बन गया। लेकिन फिर देखो क्या फिर से यहां पे आपके पास डेल प्लस है, भाई जैसे Cl माइनस पे था तो यहां डेल प्लस है, वैसे ऑक्सीजन पे माइनस है और यहां डेल प्लस है। अच्छा, तो अभी तो ये पहला मोल लिया था, तो क्या दूसरा मोल भी आएगा, बिल्कुल सही है। तो आपके पास बेटे सेकंड मोल ऑफ RCl जो आएगा, सेकंड मोल ऑफ RCl, वहां पे माइनस और वहां पे प्लस दिख रहा है, ठीक है। तो क्या एक का माइनस दूसरे के प्लस पे अटैक करेगा, क्या पहले का माइनस दूसरे के प्लस पे अटैक करेगा और ये वाला टाइप का अटैक हो जाएगा,
क्या पहले का माइनस दूसरे के प्लस पे अटैक करेगा, एंड फाइनली क्या आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है आर ओ, इसने अटैक किया है आर पे। अब देखो क्या बन गया आपके पास, AgCl फिर से टूट जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, तो AgCl फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो अगर मॉइस्चर है तो अल्कोहल बन रहा है, अगर ड्राई है सूखा हुआ है तो आपके सामने बेटे ईथर बन के तैयार हो जाएगा। अगर मॉइस्चर है तो अल्कोहल बनेगा, मॉइस्चर नहीं है तो ईथर बनेगा। हो गया क्लियर? नो डाउट क्लियर है। और एक मोल AgCl यहां बना है, दूसरा मोल AgCl यहां बना है, तो ईथर के साथ साथ मैं दूसरा पेन यूज कर लूंगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा आपको। 2 मोल आपके पास AgCl बन जाएगा और 1 मोल आपके पास ईथर बन जाएगा। तो ईथर प्लस 2 मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होगा, ईथर बनेगा और 2 मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होगा। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हाँ या ना जल्दी से बोल दो। ईथर है और 2 मोल AgCl का फॉर्मेशन होगा, एकदम क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर क्लियर, ठीक है, हाँ या ना, ऑल गुड, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आ जाओ, जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए SN1 SN2 E1 E2 SN1 SN2 पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब क्या होता है आपके पास SN1 SN2 के बाद नेक्स्ट हम आते हैं बेटा आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन पे। SN1 SN2 के बाद नेक्स्ट हम आते हैं आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन पे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले मैं समझाता हूं एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अब हम E1 E2 पे मूव कर रहे हैं, सबसे पहले मैं समझाता हूं एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अब आ जाओ, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें रेट, अच्छा इसका रेट बेटा, ये दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं। यहां पे गंगाधरी शक्तिमान है, ये SN1 रिएक्शन है, और ये वाला बेटा SN2 मैकेनिज्म से फॉलो होता है। दिस फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। तो ये दोनों में रेट कंपेयर नहीं कर सकते। अगर दोनों ही SN1 है तो रेट कंपेयर होगा, दोनों ही SN2 है तो रेट कंपेयर होगा। यहां पे दोनों एक एक अलग अलग है। चलिए, रीजन, ये पोलर प्रोटिक है, ये पोलर एप्रोटिक है। एप्रोटिक है इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, SN2 रिएक्शन हो गया। चलिए अब आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा हेलो एल्केन जहां पे बीटा हाइड्रोजन हो और हीट किया जा रहा हो हाई टेम्परेचर पे। क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा हेलो एल्केन जिसमें बीटा हाइड्रोजन हो और हीट किया जा रहा है हाई टेम्परेचर पे, तो फिर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। ध्यान से देखिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आपके पास होगा हेलो एल्केन हैविंग बीटा हाइड्रोजन। ऐसा हेलो एल्केन जिसके पास बेटा आपके पास हैविंग बीटा हाइड्रोजन हो। हेलो एल्केन हैविंग बीटा हाइड्रोजन, हेलो एल्केन जिसके पास बीटा हाइड्रोजन हो, हेलो एल्केन हैविंग बीटा हाइड्रोजन व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर। हेलो एल्केन हैविंग बीटा हाइड्रोजन व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर, जब आपको बेटा हाई टेम्परेचर पे हीट किया गया। हेलो एल्केन हैविंग बीटा हाइड्रोजन व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। जब आपको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा तो क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन और अल्फा से हेलोजन, क्या होगा, बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से हेलोजन। सिमिलरली when heated at high temperature then HX molecule is eliminated, then HX molecule जो होता है, HX molecules is eliminated। और कैसे एलिमिनेट हुआ, तो सर बीटा से इसने लिया हाइड्रोजन और अल्फा से लिया इसने हेलोजन, ठीक है। इस बात को यहां पे ना ब्रैकेट में लिख लो, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा, H फ्रॉम बीटा, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन and halogen from alpha carbon, hydrogen from beta carbon and halogen from alpha carbon, hydrogen from beta carbon and halogen from alpha carbon, ठीक हो गया। हेलो एल्केन जिसके पास बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है, जब इसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो HX मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। कहां से, बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से हेलोजन, अल्फा एक्स फ्रॉम अल्फा कार्बन। तो इसको कहते हैं हम, दिस इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये आपका जो रिएक्शन होगा वो एलिमिनेशन, दिस इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ लिया, दिस इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन।
अब आपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा, ये दो तरह के होंगे, एक होगा E1 और दूसरा होगा E2। एलिमिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा कि सर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चुराना है, अल्फा कार्बन से हेलोजन चुराना है, और अगर हाई टेम्परेचर मेंशन्ड है तो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और अगर हाई टेम्परेचर मेंशन्ड है तो आपके पास एलिमिनेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे SN1 हो रहा था ना, वैसे ही E1 होगा। देखो क्या होगा सर, यहां यूनिमोलिक्यूलर है कि बाइमोलिक्यूलर? तो सर SN1 यूनिमोलिक्यूलर था तो E1 भी आपका यूनिमोलिक्यूलर ही होगा। SN1 आपका यूनिमोलिक्यूलर था तो ये भी आपके पास यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन ही होने वाला है। ठीक है, यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन ही होने वाला है। अगर E2 की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चा, E2 की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चा आपके पास बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और दूसरा E2 में आपके पास बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाला है। दूसरे में आपके पास बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, E1 और E2 में, E1 में आपके पास यूनिमोलिक्यूलर है, दूसरा में आपके पास बाइमोलिक्यूलर है। अच्छा, अगर यूनिमोलिक्यूलर है तो किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल या अल्काइल हैलाइड? भाई यहां भी ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन होता है, SN1 SN2 है। E1 E2 उसका बड़ा भाई है। यहां पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर देने पर क्या होगा, HX रिमूव हो रहा है। ठीक है, यूनिमोलिक्यूलर हो गया, बाइमोलिक्यूलर हो गया। अब मुझे बताओ, अगर यूनिमोलिक्यूलर है E1 रिएक्शन, तो ये अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा या 1 मोलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, 2 मोलिक्यूल पे? हाँ, तो E1 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन अल्काइल हैलाइड। E1 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन अल्काइल हैलाइड। E1 रिएक्शन आपके पास बेटा केवल और केवल अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। E1 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन अल्काइल हैलाइड। तो मैं यहां पे इस बात को लिख भी सकता हूं कि रेट ऑफ, जैसे SN1 पढ़ाया था, वैसे ही रेट ऑफ E1 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि SN1 का कॉपी है E1, तो मुझे बताओ ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा, 1 स्टेप रिएक्शन होगा? तो अगर E1 रिएक्शन है तो यहां पे जब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात होगी तो 2 स्टेप रिएक्शन आएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा। तो सर पहले स्टेप में आपके पास कार्बोकेटाइन रिएक्शन फॉर्म होगा। अच्छा जी, और दूसरे कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या होगा? तो सर कार्बोकेटाइन बन गया है, सेकेंड वन इज एल्कीन फॉर्मेशन होगा। तो पहले स्टेप में आपके पास कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, सेकेंड स्टेप में आपके पास एल्कीन फॉर्मेशन होगा। 2 स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा और फिर आपके पास एल्कीन फॉर्मेशन होगा। बोलो क्लियर है? चलिए, E2 रिएक्शन इज अ बाइमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, E2 रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? एक रिएक्शन एक मॉलिक्यूल पे या 2 मॉलिक्यूल पे? तो सर E2 रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। E2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 2 मॉलिक्यूल। E2 रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पे है क्योंकि बाइमोलिक्यूलर है, डिपेंड्स ऑन किस पे, किस पे? अल्काइल हैलाइड एंड, अब जो वहां पे मैं न्यूक्लियोफाइल टर्म यूज कर रहा था, यहां पे आप उसको बेस बोल सकते हो। रीजन, वहां जो नेगेटिव चार्ज था न्यूक्लियोफाइल, वो R+ पे डिपेंड कर रहा था, बट यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है R- है, वो H+ को खाएगा। तो वैसा नेगेटिव चार्ज जो H+ को डोनेट करे उसको बेस कहते हैं, और जो किसी को भी डोनेट कर दे उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। देखो, डोनेट करेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल भी है, बेस भी है, बट अगर डोनेट H+ को कर रहा है तो वो बेस है, और अगर डोनेट किसी को भी कर रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। अगर डोनेट H+ को कर रहा है तो वो बेस है, अगर डोनेट किसी भी को भी कर रहा है तो क्या है आपके पास? न्यूक्लियोफाइल है। चलिए, अब E1 E2 रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, तो आप इसको ऐसे भी लिख लो ना कि रेट ऑफ E2 जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B- या बेस ही लिख लो ना, चलो बेस लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गया? E2 रिएक्शन 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड पे और बेस पे। मजा आया? चलो, अब आपके पास ये 1 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, तो बच्चों ये 1 स्टेप रिएक्शन होने वाला है। ये 1 स्टेप रिएक्शन है या 2 स्टेप रिएक्शन है? तो भाई साहब आपके पास ये 1 स्टेप रिएक्शन होने वाला है। डन, इट इज अ 1 स्टेप रिएक्शन। एक स्टेप में आपका काम हो जाएगा।
वन स्टेप रिएक्शन, कोई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी आपके पास कोई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी इंटरमीडिएट यहां नहीं बनेगा। जैसा SN1 में हुआ था वैसे ही उसका बड़ा भाई E1 हो रहा है, जैसा SN2 में हुआ था वैसे ही उसका बड़ा भाई E2 में हो रहा है, बस वहां पे ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, यहां पे ये बेस आ रहा है। ठीक है, E2 में सेकेंड पॉइंट रिपीट करिए बेटा, जैसे SN2 बाई मोलिक्यूलर है, यानी कि दो मोलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, और कौन से दो मोलिक्यूल है, तो अल्काइल हैलाइड एंड बेस। अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल वहां बोलते थे, यहां पे मैं अल्काइल हैलाइड और बेस बोल रहा हूं, क्योंकि वैसे न्यूक्लियोफाइल जो H+ को डोनेट करे उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट वगैरह की चर्चा कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा आपको भी हमको भी। एग्जाम्पल तो अभी आ रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, काहे इतना हड़बड़ी में आ जाते हो तुरंत में। जल्दी से लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले लिख लो यहां तक फिर हम आगे बढ़ते हैं। पम पम पम, चलो अब आ जाओ, जैसे ही अम्ब्रेला इन्वर्जन वगैरह यहां नहीं होगा बेटा, वो SN2 में होता है, हर जगह एक ही चीज ना लगाया करो। अब आ जाओ आपके पास, वापस से उसी तरह से चार्ट बना लो, SN1 SN2 इधर E1 E2, तो यहां पे हमने लिखा है E1, यहां पे हमने लिखा है E2। अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि E1 E2 में E1 और SN1 में कोई डिफरेंस नहीं निकला, और आपके पास देख पा रहे होंगे कि SN2 और E2 में कोई डिफरेंस नहीं निकला, तो कैसे निकलेगा? तो आ जाओ सर, मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और यहां हैलोजन लगा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन है, और हमारे पास बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। हमने क्या बोला, एलिमिनेशन वहां होगा जहां पे बीटा हाइड्रोजन हो, एलिमिनेशन वहां होगा जहां पे बीटा हाइड्रोजन हो, और इस मॉलिक्यूल में बीटा हाइड्रोजन है। और मैं क्या कर रहा हूं, जैसे SN1 में क्या हो रहा था, आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम ले रहे थे, तो यहां भी आप क्या लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। भाई अल्काइल हैलाइड है, और अगर आपने सॉल्वेंट लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो क्या होगा? तो सर हम जैसे SN1 में बोला था कि यहां पे कोई वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, जानबूझ के वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, उससे क्या फायदा होगा? तो सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको सॉल्वेशन कर देगा, X- यहां से निकाल देगा, सॉल्वेंट इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको X- यहां से निकालेगा। अच्छा जी, तो X- यहां से सबसे पहला स्टेप यही होगा कि अल्फा कार्बन से X- जा चुका है, हुआ अल्फा कार्बन से बेटे X- जा चुका है। X- क्या है आपके पास, लिविंग ग्रुप। X- क्या है आपके पास, Cl- Br- I-, एकदम ठीक। तो सबसे पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा या नहीं बनेगा? चलो, अब जो आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, यही सॉल्वेंट में तो बेस होगा। मैंने क्या बोला, SN1 हो E1 हो, गंगाधरी शक्तिमान है, तो यहीं पे जो नेगेटिव पार्ट होगा, तो क्या यहीं पे वो बेस होगा? भाई वहां पे डिफरेंस यही है कि वहां जो न्यूक्लियोफाइल बोल रहे थे, यहां पे मैं बेस बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो H+ पे अटैक करता है उसको बेस बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल भी आप बोल सकते हो, बट ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो H+ को अटैक करेगा। ध्यान दो, आपके पास बेटे कार्बोकेटाइन बन चुका है अल्फा कार्बन पे, और बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन दिख रहा है, बेस माइनस, NU- लिखते थे ना, तो यहां पे बेस माइनस लिखेंगे। अब देखो, ये जो NU- है वो कहां अब क्या करेगा, ये जो बेस है, ये बेस H+ चुराएगा। देखो अब ये माइनस चार्ज है, यहां भी अटैक कर सकता था, यहां भी अटैक कर सकता है, पर किस पे करेगा बेटा? बेस की टेंडेंसी होती है H+ चुराना, बेस की टेंडेंसी होती है H+ चुराना। तो आपके पास जैसे ही H+ गया, यहां पे माइनस बना, अल्फा कार्बन पे पहले से प्लस था ही, फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके बेटा आपके पास एल्कीन बन जाएगा। बना नहीं बना? देख लो भाई, ये अल्फा कार्बन है, दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड ऐसे दिखा दो, ये अल्फा, इस पे दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड दिखा दो, यहां पे भी दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड दिखा दो, और यहां पे भी आपके पास दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड दिखा दो, और यहां पे भी आपके पास दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड दिखा दो। तो आपके पास बेटे क्या बन चुका है, एल्कीन बनके तैयार हो चुका है। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये H2SO4 जैसा है, बिल्कुल सही बात बोला आपने। तो देखो क्या बोला आपके पास, जो आप पढ़ रहे थे ना हाइड्रेशन, वो हाइड्रेशन इवन मैकेनिज्म ही तो था, पहले कार्बोकेटाइन बना और फिर एल्कीन बना। अल्कोहल के सामने एसिड डालने पे इवन रिएक्शन होता है, ये वही तो आपने पढ़ा है, और कोई अलग से थोड़ी ना पढ़ा है। बेस तो E2 में होगा। अरे भाई, सॉल्वेंट का जो X- है वो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, तो वो वाले न्यूक्लियोफाइल को बेस बोला। भाई न्यूक्लियोफाइल दोनों जगह होगा, यहां वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, यहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अब वीक बेस होता है, यहां स्ट्रॉन्ग बेस होता है, डिफरेंस समझो। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में ये पार्ट आपने कर रखा है, बहुत बढ़िया।
ठीक है, एक बात छोटी सी, रेट किस पर डिपेंड करेगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। दूसरा, अब मुझे बताओ, वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे, माइल्ड कंसंट्रेशन लेंगे, या स्ट्रॉन्ग एंड हाई कंसंट्रेशन लेंगे? वीक एंड माइल्ड कंसंट्रेशन लेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड हाई कंसंट्रेशन? तो आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, अलग से कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं ले रहे हैं। ये जो बेस आया है ये कहां से आया है? ये सॉल्वेंट से आया है। तो सॉल्वेंट से आने वाला बेस वीक बेस होता है, सॉल्वेंट से आने वाला न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। गंगाधरी शक्तिमान है, सॉल्वेंट ही बेस है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि बेटा यहां पे SN1 में वीक बेस ले रहे हैं, और वीक बेस लेने के साथ साथ वीक बेस ले रहे ना, वीक बेस लेने के साथ साथ क्या हो रहा है? पोलर ए प्रोटीन, नहीं, वीक बेस एंड माइल्ड न्यूक्लियोफाइल। वीक बेस ले रहे हैं और आपके पास बच्चों माइल्ड न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं। वीक बेस एंड माइल्ड न्यूक्लियोफाइल, माइल्ड बेस बोल दो, माइल्ड कंसेंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल बोलो बेस बोलो एक ही बात है, बट ठीक है, माइल्ड कंसेंट्रेशन, वीक बेस एंड माइल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। अब और क्लियर हो गया, वीक बेस लेना एक तो, और जब जब सॉल्वेंट से हम बेस लेंगे तब तब वीक बेस ही माना जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि सर इवन रिएक्शन का रेट क्या होगा? रेट ऑफ इवन और किस पे डिपेंड करेगा? एक तो अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, दूसरा रेट ऑफ इवन तो अभी अभी देखा है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे डिपेंड करेगा। यानी कि हमने पहले स्टेप में बेटा कार्बोकेटाइन बनाया, 2 स्टेप रिएक्शन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ और एल्कीन फॉर्मेशन हुआ, 2 स्टेप रिएक्शन हुआ, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ईवन ज्यादा होगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ईवन और कम होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का ईवन और कम हो जाएगा? अरे बोलो गधेड़ो, एकदम सिंपल, सही समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आप भी पढ़ा रहे हैं और तरुण सर भी लाइव है, ऐसा? कहां पे भाई? कौन से वाले में? कौन से वाले में? ऐसा नहीं हो सकता है ना, या तो कोई ग्लिच होगा। क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट आपके पास आ गया स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हाँ है ना? क्लियर है? अच्छा, जब जब चूंकि अब इंटरमीडिएट यहां पे क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट यहां पे क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बना है। हाँ, अब इंटरमीडिएट बेटा कार्बोकेटाइन बना है, तो क्या जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा तब तब रीअरेंजमेंट होगा? जब तक बसंती के पैर बने चलेंगे तब तब जय वीरू की सांसें चलती रहेंगी। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। अरे बोल दो जल्दी से हाँ या ना? एकदम सही है, नो डाउट एट ऑल, जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना? ओके फाइन गुड, जैसे ये हुआ और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अब बताओ कार्बोकेटाइन वगैरह बन गया, सॉल्वेंट के बारे में क्या ख्याल है? कार्बोकेटाइन वगैरह बन गया, सॉल्वेंट के बारे में क्या ख्याल है? SN1 बोल दो, सॉरी SN1 वाला ना, या SN2 वाला? क्या होगा? पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? हाँ, क्यों ऐसा पोलर प्रोटिक बोल रहे हो? चलो एक बार बताओ पोलर प्रोटिक क्यों बोल रहे हो? एक तो आप वहां से देख सकते हो कि सर SN1 का भाई है, दूसरा कार्बोकेटाइन भी बन रहा है और एनाइन भी बन रहा है, तो जानबूझ के हम ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो दोनों को सॉल्वेट कर पाए, कार्बोकेटाइन एज वेल एज कार्बोनाइन। तो सॉल्वेंट जानबूझ के हम पोलर प्रोटिक लेंगे। सॉल्वेंट जानबूझ के बेटा क्या लेने वाले हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इट सॉल्वेट्स बोथ केटाइन एंड एनाइन। क्या होने वाला है? इट सॉल्वेट्स बोथ केटाइन एंड एनाइन, दोनों ही बेटा केटाइन एंड एनाइन को सॉल्वेट करेंगे। इट सॉल्वेट्स बोथ केटाइन एंड एनाइन, दोनों को ही सॉल्वेट करेंगे। इट सॉल्वेट्स बोथ केटाइन एंड एनाइन, एकदम सही, नो डाउट एट ऑल। चलिए, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इट सॉल्वेट्स बोथ केटाइन एंड एनाइन। अच्छा, तो सर अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि यार एक और रेट ऑफ इवन, अगर मैं बात करता हूं रेट ऑफ इवन, मान लो आपको लिखा हो RI, मान लो आपको लिखा हो RBR, मान लो आपको लिखा हो RCl, और मान लो आपको लिखा हो RF, किसका होगा रेट ऑफ इवन? तो सर कुछ भी हो, कोई भी हो, SN1 हो, SN2 हो, E1 हो, E2 हो, भाई हैलोजन को तो लीव करना है, तो जहां गुड लिविंग ग्रुप होगा वहां पर रिएक्शन ज्यादा अच्छा होगा। तो रेट गुड लिविंग ग्रुप, बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक है, गुड लिविंग ग्रुप है, आसानी से टूट जाएगा, RI का ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, RI का ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट, अभी तक मुझे बताओ कोई भी SN1 E1 में डिफरेंस आपको समझ में आया? नहीं।
तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप SN1 करोगे E1 करोगे, कैसे पता चलेगा? SN1 करोगे E1 करोगे। चलो ये भी लिख लो कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन E1 का भी ऑर्डर 1 ही होता है, SN1 का भी 1 था। अच्छा हाँ, तो अब बस डिफरेंस जो होता है बेटा वो टेम्परेचर का होता है। डिफरेंस किसका होगा? टेम्परेचर का होगा। अगर टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस लिखा हो, क्या लिखा हो? अगर टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस लिखा हो, 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हो, तो फिर आप SN1 कराओगे। लेकिन एलिमिनेशन है, बॉन्ड तोड़ना है। अगर एलिमिनेशन है, बॉन्ड तोड़ना है, टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस करोगे तो आपके पास E1 होगा। टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस कर रहे हो तो आपके पास तो SN1 हो रहा है, और नहीं तो आपके पास E1 हो रहा है, लेस ग्रेटर देन। अच्छा, अब आप कहोगे मान लो 26 डिग्री हो गया, तो 25 से नीचे वाले में SN1 हो रहा है, 50 से ऊपर वाले में E1 हो रहा है। लेकिन अगर 25 से 50 में कुछ हो जाए तो क्या करोगे? 26 डिग्री, 27 डिग्री, 40 डिग्री, इसमें क्या करोगे? तो सर वहां पे SN1 SN2 दोनों हो सकता है, वो क्वेश्चन में जाके क्लियर करूंगा। अगर इंटरमीडिएट टेम्परेचर है 26 डिग्री से लेकर 49 डिग्री तक है, तो SN1 SN2 E1 E2 कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। तो टेम्परेचर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस इज SN1, टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस इज E1। हाँ या ना? समझ में आए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, अब आते हैं बेटे आपके पास E2 पे। SN1 SN2 E1 E2 में फिर आते हैं बेटा, अब हम वापस चलते हैं, सारी कहानी E2 के लिए करते हैं। क्या ये वन स्टेप? इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन, बेटा देना ही पड़ेगा। अगर हाँ एल्कीन बनाना है तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? बॉन्ड तोड़ोगे तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? फिर टेम्परेचर कैसे पता लगेगा 26 से 49 में कौन सा करना है? ये अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर होगा। ठीक है? आपने एसीबी सर की रोटी बनाने वाली तब आंटी मैंने बहुत पहले बोल रखा था, आपने लेट समझा था। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आपको बताता हूं आगे। E2 में आप देखोगे, E2 में क्या होगा? आज सेटजेफ और वो सब आ रहे हैं बेटा, अभी रुक जाइए ज्योति जी। पहले ये समझिए कि E1 है SN1 है, एक ही बात है। अगर टेम्परेचर दिया होगा तो ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट है SN1 E1 का डिफरेंस। अब SN2 E2 में क्या डिफरेंस है? आइए मैं फिर बता दूं, SN2 E2 में भी कोई बहुत लार्ज मेजर डिफरेंस नहीं है। तो आइए E2 की बात कर लेते हैं। E2 का मैकेनिज्म पहले देखते हैं। तो देखो भाई, एलिमिनेशन हो चाहे E1 हो चाहे E2 हो, बीटा पे हाइड्रोजन होना ही पड़ेगा। चाहे एलिमिनेशन पे क्या हो, आपके पास बीटा पे हाइड्रोजन होना ही पड़ेगा। अब E1 हो चाहे E2 हो, कुछ भी हो, E2 है तो आपके पास बीटा पे होना ही पड़ेगा। अब देखो, अब E2 है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल है? तो क्या होगा सर यहां पे? अब हम जानबूझ के एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, और यहां पे मैं न्यूक्लियोफाइल को बेस बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अटैक H+ पे होना है। अब बेस जो है देखो, यहां भी डोनेट कर सकता है और H+ भी चुरा सकता है। कौन सा करेगा? तो बेस की टेंडेंसी है बेटा H+ चुराने की। बेस की टेंडेंसी है बेटा H+ यहां से गायब कर देगा वो बेस। देखो, बेस की टेंडेंसी H+ गायब करेगा। अब H+ गायब किया तो यहां माइनस आ रहा है। अब माइनस आ रहा है यानी कि माइनस आ जाएगा, यहां पे H+ हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस ने अपना बॉन्ड बनाया, तो कार्बन 5 बॉन्ड ना बना ले, इसलिए X टूट जाता है। ध्यान से देखिए क्या हुआ, ये वन स्टेप रिएक्शन होता है, वन स्टेप रिएक्शन है। यहां पे अल्फा कार्बन पे आपके पास हाइड्रोजन है, और बीटा कार्बन पे आपके पास हाइड्रोजन है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है, वो इस पे भी डोनेट कर सकता है, हाइड्रोजन भी चुरा सकता है। तो क्या होगा, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये H+ चुराएगा। यहां से क्या करेगा, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है बेटे वो H+ चुराएगा, और H+ चुराने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस चार्ज आएगा। H+ चुराने के बाद माइनस चार्ज आएगा। अब ये माइनस चार्ज चूंकि आगे डोनेट करके पाई बॉन्ड बनाएगा, ये माइनस चार्ज आगे डोनेट करके डबल बॉन्ड बनाएगा। चूंकि ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो X हट जाएगा। चूंकि वो डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन पाए, इसलिए रिमूव हो जाएगा। तो हुआ क्या है, ध्यान से देखना, हुआ क्या है, आपके पास H+ बेस ने चुराया है और कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा, तो कार्बन पे के पास आपके पास डबल बॉन्ड यहां पे बन जाएगा, ये दो, ये वन स्टेप में एल्कीन बन जाएगा। दोनों में ही वन एल्कीन रहा है, बट वो वन स्टेप में बन रहा है और ये 2 स्टेप में बन रहा है। H+ अटैक करेगा, बिल्कुल ठीक बात है।
एकदम समझ में आ रहा है? चलिए, अब रेट ऑफ E2 कैसे होगा बेटा? रेट ऑफ E2 कैसे देखने वाले हो? बड़ी सिंपल है, बड़ी आसान है। रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो होने ही वाला है, बट कंसेंट्रेशन ऑफ बेस भी होने वाला है। अब वहां न्यूक्लियोफाइल की जगह हमने बेस रिप्रेजेंट कर दिया। अब बताओ, यहां पे न्यूक्लियोफाइल की जगह बेस रिप्रेजेंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह से दिक्कत है? नहीं है। अब आओ, रेट हमने देख लिया, वीक बेस एंड माइल्ड कंसेंट्रेशन है, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस एंड हायर कंसेंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेस लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा एंड आपके पास बच्चों क्या लेना पड़ेगा? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेस लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेस लेना पड़ेगा। चलिए, उसी तरह बेटा आपके पास अगर रेट ऑफ E2 आ रहा है तो वो कैसे देखोगे? E2 रिएक्शन का रेट कैसे देखने वाले हो बताओ? रेट ऑफ E2 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। अब वहां पे क्या होगा स्टेबिलिटी E2 में? अब देखो यहां पे ध्यान से, अब सर यहां पे कोई वो तो बन नहीं रहा इंटरमीडिएट। अच्छा, अब इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है तो कोई ट्रांजिशन स्टेट भी नहीं बन रहा है। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट भी नहीं बन रहा है। अच्छा, ओके ओके ओके, तो रेट ऑफ E2 ध्यान दीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ E2 जो है अब प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और आपको पता है एल्कीन जितना ज्यादा क्राउडेड होगा, जितना ज्यादा डिग्री होगा, उतना ही ज्यादा अल्फा एच है। एल्कीन में जितना ज्यादा डिग्री होगा उतना ही ज्यादा अल्फा एच है। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया? E2 का भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हुआ, यहां पे चेंज है। SN1 की तरह बेटा यहां रेट नहीं आएगा। SN1 की तरह बेटा यहां पे क्या नहीं आएगा? रेट नहीं आएगा। ठीक हो गया? यहां SN2 की तरह रेट नहीं आएगा। SN2 में क्या था? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। लेकिन यहां पे अब चूंकि ना ट्रांजिशनल स्टेट बना, ना ही आपके पास कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, तो सिंपली आपके पास प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा क्राउडेड होगा उतना ज्यादा अल्फा एच होगा। अब आ जाओ, इंटरमीडिएट कोई बनता है क्या? तो नहीं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। कोई भी इंटरमीडिएट यहां पे नहीं फॉर्म होता है। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। किसी भी तरह से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे बढ़ सकते हैं? तो किसी भी तरह से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन बेटा नहीं होगा। नेक्स्ट, सॉल्वेंट क्या लोगे? पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? E2 में बेटा आप सॉल्वेंट क्या लेने वाले हो? सर केटाइन एनाइन बन ही नहीं रहा है, यानी कि सॉल्वेशन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होने वाला है। अच्छा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ E2 की बात करोगे, अगर मान लो आपके पास डिग्री सेम है और आपके पास लिविंग ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, तो लिविंग ग्रुप हमेशा अच्छा होना चाहिए। कोई भी SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, SN1 SN2 E1 E2, लिविंग ग्रुप हमेशा अच्छा होना चाहिए। चलिए, उसके बाद ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 1 है कि 2 है? तो सर SN1 SN2, SN1 और E1 का ऑर्डर 1 है, SN2 E2 का ऑर्डर 2 है। ठीक हो गया? SN1 SN2 E1 E2 ये हो गया आपके पास। समझ में आया है? अब ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस यहां पे चाहिए होता है। E2 में आपको क्या चाहिए होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। E2 में आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है। अच्छा, तो अब आप स्ट्रॉन्ग बेस कैसे क्या क्या से देखते हो? तो स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास कौन कौन सा हुआ बताओ? आप स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से पढ़े हो अभी तक? तो आपके पास अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस आप पढ़ते हो ऑलरेडी, पढ़ चुके हो अभी तक हाइड्रोकार्बन से लेके कुछ कुछ बताओ। चलो, तो आपने पढ़ रखा है बेटा एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, ठीक है, आपने पढ़ा था। हाँ, और एलिमिनेशन है तो बेटा हीट तो लिखना ही पड़ेगा, बिना हीट के रिमूवल ऑफ HX नहीं संभव है, ठीक है। उसके बाद अल्कोहलिक KOH के बाद आपने NaNH2 के बारे में भी पढ़ा है। ये भी आपके पास क्या है सर? NaNH2 हीट स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होता है। जैसे आपने पढ़ा है बेटा CH3O- हीट, ये सब क्या है बेटे? स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होगा। NaNH2 हीट के बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और कई बार इसको ऐसे लिखा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कर दो NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, मतलब जैसे ही NaNH2 में लोन पेयर कम हो रहा होगा, अमोनिया सपोर्ट कर देगा।
ठीक है, उसके बाद आरओ माइनस, मतलब मिथाइल क्यों, इथाइल भी हो सकता है, तो आरओ माइनस हीट। उसके बाद आप देखोगे क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, यहां पे मान लो O माइनस ब्यूटॉक्साइड, ठीक है ना, ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। अगर 3 डिग्री हीट है तो आपके पास ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, बट ध्यान रखिएगा सर बल्कि बेस जो है वो हॉफमैन अल्कीन बनाता है, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। कहां पढ़ रखा है सर, आपके पास हाइड्रेशन वगैरह में पढ़ रखा था कि बल्कि बेस जब भी आएगा ये हॉफमैन अल्कीन बनाएगा, ठीक है। हॉफमैन अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, बल्कि बेस में हॉफमैन अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। और हॉफमैन अल्कीन क्या होता है बेटा, तो हॉफमैन अल्कीन आपके पास होगा लेस अल्फा एच, या फिर लिखो लेस स्टेबल अल्कीन। लेस स्टेबल अल्कीन को हम हॉफमैन अल्कीन कहते हैं, ठीक है। बाकी सब में, इन केसेस में बेटा आपके पास क्या बनने वाला है, सेटजेफ अल्कीन। केवल लास्ट वाले सेटजेफ, केवल लास्ट वाले केस में आपके पास क्या बनेगा, हॉफमैन अल्कीन, और बाकी केसेस में आपके पास सेटजेफ अल्कीन बनेगा। ऊपर वाली केसेस में आपके पास सेटजेफ अल्कीन है, लास्ट वाले केस में आपके पास हॉफमैन अल्कीन है। सेटजेफ अल्कीन का मतलब, सेटजेफ अल्कीन यहां पे मेजर बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। और सेटजेफ अल्कीन कौन होता है, स्टेबल या अनस्टेबल, सर सेटजेफ अल्कीन का मतलब होता है मोर स्टेबल अल्कीन, ये हमने पढ़ा हुआ है। और स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन कैसे देखते हैं, अल्फा एच से, जिसका अल्फा एच ज्यादा है वो स्टेबल है, जिसका अल्फा एच वो कम है, ठीक है। बर्च रिएजेंट नहीं है बेटा, वो बर्च रिएजेंट सोडियम लिक्विड अमोनिया होता है, वो दूसरा है सोडामाइड और अमोनिया है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ चुका होगा। आइए अब एक एक करके थोड़ा सा SN1 SN2 E1 E2 के बारे में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहां पे आओ, रेट ऑफ इवन रिएक्शन आपको बताना है, किसका रेट ऑफ इवन रिएक्शन ज्यादा होगा। इवन में अभी अभी हमने रेट देखा है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले वाले में देखो आप 3 डिग्री है, फिर देखोगे बी में 2 डिग्री है, और फिर सी में 1 डिग्री हो गया। नीचे आ जाओ, अब यहां पे आपको आयोडीन रिमूव करना है, यहां भी आपको आयोडीन रिमूव करना है, लेकिन इवन है ना तो कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां कार्बोकेटाइन है और एक बार यहां कार्बोकेटाइन है। लेकिन पहले वाले में अगर कार्बोकेटाइन रखते हो तो फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पहले वाले में कार्बोकेटाइन रखते हो तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, A ग्रेटर देन B है। पहले वाले में कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इवन में तो कार्बोकेटाइन बनेगा, इवन की ही आपको देखना है। अब देखो सब में चूंकि कार्बोकेटाइन सेम है तो लिविंग ग्रुप पे डिपेंड कर गया, सब में चूंकि कार्बोकेटाइन सेम है तो लिविंग ग्रुप पे डिपेंड कर गया। रेट जो होगा वो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, रेट जो होगा वो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। यहां पे आ जाओ, Cl हट के कार्बोकेटाइन बनेगा और यहां Cl हट के कार्बोकेटाइन बनेगा। तो सर यहां पे ये ब्रेड्स रूल है, ये क्या बन रहा है, ब्रेड्स रूल है। और ब्रेड्स रूल है तो क्या है बेटा आपके पास, अनस्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, बट यहां पे ये ब्रेड्स रूल नहीं है। हाँ, हम अल्कीन नीचे के साइड बना सकते हैं, तो आपके पास जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, B ग्रेटर देन A, 2 ग्रेटर देन 1, B ग्रेटर देन A हो जाएगा। चलिए आगे, जैसे आपके पास ये हुआ है, नेक्स्ट इज दिस कंडीशन। अब आओ, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अब देखो आपके पास ना यहां पे SN1 SN2 E1 E2 की खुशबू आएगी। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट SN1 SN2 E1 E2, जल्दी से बताइएगा। ये आपके पास यहां पे Cl लगा हुआ है, ठीक है, और H2 हीट लिखा हुआ है। E1 होगा कि SN1 होगा कि क्या होगा, सबसे पहले मुझे बताओ कि रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन पहले, उसके बाद प्रोडक्ट पे जाना। तो सर मैंने देखा अल्काइल हैलाइड कौन है, तो सबसे पहले आप पता करोगे कि अल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो सर ये कार्बन 3 डिग्री है, 1 2 3, तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड जो है बच्चों वो 3 डिग्री है, जो अल्काइल हैलाइड है बच्चों वो 3 डिग्री है। अच्छा अब मुझे बताओ अल्काइल हैलाइड चूंकि 3 डिग्री है, पोलर प्रोटिक है कि पोलर एप्रोटिक है, सॉल्वेंट। तो सर सॉल्वेंट आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, PPS है। अच्छा तो क्या होगा, ये 3 डिग्री है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इवन है कि E2 है। तो सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर पोलर एप्रोटिक होता तो E2 लिखते, बट पोलर प्रोटिक है तो सर ये E1 रिएक्शन है। अच्छा इवन रिएक्शन है तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इवन रिएक्शन है तो सर सबसे पहले आपके पास क्या बनने वाला है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने वाला है।
CH3 यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया है। अच्छा जी, CH2CH3। अब जब जब कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है। अच्छा, जब जब अच्छा, अब आप कहोगे कि सर SN1 क्यों नहीं हुआ, SN1 क्यों नहीं हुआ? अरे हीट लिखा है बेटा, अगर क्वेश्चन में हीट लिखा है, हीट का मतलब एलिमिनेशन होगा। अगर हीट नहीं है तो SN1 होता, हीट नहीं दिया होता, केवल H2O लिखा होता तो ये SN1 था, लेकिन हीट लिख दिया तो देयरफॉर विल से कि यार ये तो क्या है आपके पास वो बन जाएगा आपका। देखो CH3 इज द लेफ्ट हैंड साइड, आगे जाओगे कार्बन है, ऊपर जाओगे आपके पास CH3 है, डबल बॉन्ड आपके पास कार्बन है CH, और फिर फाइनली आपके पास एल्कीन बन जाएगा। एंड फाइनली आपके पास एल्कीन बन गया। जैसे आप यहां पे आओगे, अब देखो ये क्या होगा, SN1 होगा, E1 होगा, E2 होगा, क्या होगा? तो अब सबसे पहले पहचानो, ये तीन कंडीशन आपने देख ली, आपके पास आ जाएगा आंसर। अल्काइल हैलाइड कौन सी डिग्री? अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड किस डिग्री कार्बन से जुड़ा? 1 2 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा। अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री। सॉल्वेंट कौन सा है? पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? तो सॉल्वेंट आपके पास बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। मजा आ गया। अल्काइल हैलाइड आपके पास 3 डिग्री और सॉल्वेंट आपके पास पोलर प्रोटिक है। अब देखो हीट टेम्परेचर हाई है कि लो है? सर टेम्परेचर लो है, 25 डिग्री से अगर कम होता है तो SN1 रिएक्शन होता है। और देखो आपके पास ये SN1 रिएक्शन होगा, हाई पोलर प्रोटिक और लो टेम्परेचर SN1 है। SN1 होगा तो सर सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मैंने क्या किया, कार्बोकेटाइन बनाया, यहां पे जाके यहां पे फिनाइल लगा हुआ है, आगे आपके पास बेटे क्या लगा हुआ है? CH2 and CH3। आगे क्या लगा हुआ? CH2 CH3। अब देखो यहां पे कार्बोकेटाइन बनाए तो रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? कार्बोकेटाइन बनाए तो रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम स्टेबल है, इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस मैक्सिमम स्टेबल है। अच्छा, फाइनली आपके पास गंगाधरी शक्तिमान है, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट ही बेस है, OH वहां पे आके अटैक कर देने वाला है, pH है और CH2 CH3 है। क्या ये समझ आया नहीं आया? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। एकदम बढ़िया है, मजा आ गया। तो जैसे आपने ये किया, हम आगे बढ़ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो एंड यहां पे कुछ सेम क्वेश्चन में टेम्परेचर कंडीशन चेंज है। पहले तो आइडेंटिफाई करो ये SN1 है, SN2 है, E1 है, E2 है। फर्स्ट आइडेंटिफाई यही करना है। तो मैंने क्या किया, अल्काइल हैलाइड की डिग्री पता की। तो अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा था। ओके जी। सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक था या पोलर एप्रोटिक था? तो सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ओके। टेम्परेचर हाई है कि लो है? तो सर आपके पास टेम्परेचर हाई है। ओके ओके ओके, सर आपके पास टेम्परेचर हाई है। अल्काइल हैलाइड आपके पास 3 डिग्री है, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है और टेम्परेचर हाई है। क्या होने वाला है? तो सर आपके पास E1 है, E2 है, SN1 है, SN2 है। हाँ, चूंकि टेम्परेचर अब हाई हो गया है, देयरफॉर हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होगा, E1 होगा। हायर डिग्री E1, प्रोटिक है E1। चलो अब क्या होगा आपके पास? तो ये हो जाता CH3 का E1 में कार्बोकेटाइन बनेगा। चलो कार्बोकेटाइन बना दिया, नीचे pH बना दिया और आपके पास CH3 बना दिया। जब जब कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट का सोचते हैं, क्या यहां रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। रीजन, सर ये हाईएस्ट स्टेबल है। जब तक बसंती के पैर चलेंगे तब तक ही जय वीरू की सांसें चलेंगी। कार्बोकेटाइन के पैर तब तक चलेंगे जब तक ये स्टेबल हो सकता है, और स्टेबल हो सकता है, हायर स्टेबल की तरफ जा सकता है। इसके बाद ये हायर स्टेबल नहीं जा पाएगा, यानी कि जो होगा वो यही होगा। अरे यार एक काम करना, E1 एक सेकेंड, मेरे दिमाग में कुछ आया। E1 में, हाँ हमने एल्कीन बनाया था। नाइस। चलो अब आ जाओ। ठीक है, मुझे लगा लास्ट वाले क्वेश्चन में एरर है, बट सही है वो। अब क्या आपके पास हाई टेम्परेचर है, तो सर E1 क्या करता है? E1 आपके पास एस्टेबल एल्कीन बना देगा। क्या बनाएगा? एस्टेबल एल्कीन बना देगा। E1 में आपके पास जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, अब लेफ्ट से भी बन सकता था बट वो स्टेबल नहीं बनेगा, वो मेजर नहीं बनेगा। राइट से बनाओगे तो आपके पास जबरदस्त मेजर प्रोडक्ट बन चुका है। राइट से बनाओगे तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन चुका है। यही कहानी है क्या? रेजोनेंस +3। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू भवनाथ अनिल कुमार, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आइएगा बच्चे यहां पे। अब ये क्या है कि सबसे पहले आप अल्काइल हैलाइड की डिग्री पता करो, तभी रिएक्शन पता हो पाएगा।
अल्काइल हैलाइड की डिग्री इस कार्बन की डिग्री से डिसाइड होगी। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा इसलिए 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा इसलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ओके, अब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, SN2 तो हो ही नहीं सकता, SN2 तो 1 डिग्री में होता है। अच्छा, अब बताओ सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है कि ये प्रोटिक है? तो सर सॉल्वेंटवा जो है वो पोलर प्रोटिक है, पीपीएस है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, टेम्परेचर हाई है कि लो है? अरे सर टेम्परेचर जो 25 डिग्री से नीचे को लो मानते हैं और 50 डिग्री से ऊपर को हाई मानते हैं, ये हाई टेम्परेचर आ गया। अब SN1 होगा कि E1 होगा कि E2? SN2 नहीं हो सकता, 3 डिग्री में SN2 नहीं होगा, तो SN1 E1 E2 क्या होने वाला है? सर E2 नहीं होगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अच्छा, E2 नहीं होगा, अब SN1 होगा, SN2 का हाई टेम्परेचर पे E1 होता है, लो टेम्परेचर पे SN1 होता है, हाई टेम्परेचर है इसलिए E1 लिखूंगा। अच्छा, अब E1 में क्या करते हैं? 2 स्टेप रिएक्शन, SN1 हो या E1 हो बेटे, 2 स्टेप रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और कुछ कुछ दिख रहा है क्या बेटा? कुछ कुछ होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन नाम की चीज दिख रही है, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे चार्ज लगा हुआ है। क्या होगा? 2-3 तोड़ो 1-3 जोड़ो। क्या होगा बेटा? 2-3 तोड़ो 1-3 जोड़ो, और आपके पास 4 मेंबर रिंग जो है वो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई। हो गई क्या? 4 मेंबर रिंग जो है वो 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट हो गई। देखो 1 पे 2 मिथाइल जोड़ना है, जोड़ दिया, 1 का चार्ज 2 पे शिफ्ट करना है, कर दिया। क्या अभी और बसंती नाचेगी क्या? क्या कार्बोकेटाइन और रीअरेंज होगा? जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी तब तक रीअरेंजमेंट होगा, जब तक बसंती के पैर चलते रहेंगे तब तक आपकी सांसें चलती रहेंगी। मतलब जय वीरू की, ये 2 डिग्री है, मैं इसको अगर आगे ले गया तो बेटा ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा नहीं होगा? अरे सर ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री में चला गया, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा एल्काइल शिफ्ट। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊं तो इसी को कहते हैं मिथाइल शिफ्ट। बोलो ठीक है, चंगा है, कोनो दिक्कत नहीं है। ये यहां गया मिथाइल, यहां आया मिथाइल शिफ्ट। अच्छा, अब मिथाइल शिफ्ट है, अब बता दो इसके बावजूद और कोई रीअरेंजमेंट संभव है? नहीं नहीं नहीं। अब अगर आपने रीअरेंज किया तो सर ये अनस्टेबल की तरफ चला जाएगा। तो अब ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बन चुका है, अब आपको एल्कीन बनाना है। अब देखो कार्बोकेटाइन बन चुका है, एल्कीन किधर बनाओगे? राइट में कि लेफ्ट में? उधर बनाओगे जिधर से अल्फा एच ज्यादा हो, उधर बनाओगे जिधर से क्राउडिंग ज्यादा हो, अल्फा एच ज्यादा हो। क्या हमने लेफ्ट से बनाएंगे? राइट से बनाने पर अल्फा एच कम हो रहा, लेफ्ट से बनाने पर अल्फा एच ज्यादा हो रहा है। अरे बोलो बेटा, सही है, पीवाईक्यू है सर। कई लोग कह रहे पीवाईक्यू सर करा दो। अरे बेटा हम करा रहे होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता है। आगे बढ़ो रे, यहां पे आ जाओ, कंपेयर द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। ओ ओ ओ ओ, कंपेयर द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन की कंपैरिजन करिए जरा। E2 में क्या होगा? 3-2-1 या 1-2-3? E2 में 3-2-1 या 1-2-3? सर E2 रिएक्शन में भी 3-2-1 होता है। ऐसा SN2 से कंफ्यूज नहीं होना है, केवल SN2 आपका अलग है, इसमें 3-2-1 डिग्री होता है, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3। बोल दो चंगा एकदम। श्वेता पांडे, साक्षी, वंशिका, अंजलि, अरुण, अनिल, और बढ़िया, आदित्य, इसका ऑर्डर 1 2 3 होगा। गजब है, गजब है भाई, गजब है। अब E2 रिएक्शन की मैकेनिज्म है बेटा। अरुण आप बताओ यार, कि आप बता दो जरा सब लोगों से पहले, ये किसकी रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी? तो सर इस कार्बन की डिग्री, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये कार्बन जो है ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, या 2 डिग्री ज्यादा होगा 3 डिग्री से? क्या होगा जरा बताइए। सर E2 रिएक्शन में हायर डिग्री ही चलता है, 1 ग्रेटर देन 2 आंसर आ जाता है। मुझे लगता है यहां तक समझ आ जाता है। गाइस समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दीजिए। अरे बोलो बेटा, चलो आओ, समझ आ गया है। नेक्स्ट आप जल्दी करोगे, यहां पे आ जाओ। ये बताओ सर इसमें E2 रिएक्शन कौन देगा? ये देगा कि ये देगा, या ये पहले देगा कि? अरे दादा, E2 रिएक्शन में जो है रेट ऑफ E2 रिएक्शन में B ग्रेटर देन A होने वाला है। रेट ऑफ E2 रिएक्शन में B ग्रेटर देन A होगा। बोल दो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रेट ऑफ E2 रिएक्शन में B ग्रेटर देन A होगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव कार्बोकेटाइन, यहां बना। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं इसका रेट A ग्रेटर देन B होगा? पहले तो मैं आपको
थोड़ा सा साबित कर दूं कि आप गधे तो हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी होगा, जल्दी बोलो। हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर ए ग्रेटर देन बी? समझ में आया? ताबड़तोड़ समझ में आया, क्या बात है बेटा। चलो नेक्स्ट, जैसे आप ये सोच रहे हैं बेटा, मार्केट में ना दो सींग वाले मुकुट मिलते हैं, है ना, ऐसा कुछ मुकुट मिलता है, ऐसा हेयर बैंड टाइप होता है। हेयर बैंड कैसा बनाया मैंने? हेयर बैंड टाइप होता है, उसमें ऐसा सा मुकुट निकला होता है, ठीक, ऐसा सा मुकुट निकला होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये गधा है, ताकि इसके दो सींग निकले हुए हैं। तो भाई E2 में कब से कार्बोकेटाइन बनने लगा यार? E2 में कार्बोकेटाइन थोड़ी बनता है जो ए ग्रेटर देन बी बोल दिया। E2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, E2 तो वन स्टेप रिएक्शन है। अगर आप कार्बोकेटाइन से करोगे तो गलत हो जाओगे। अब सोचो, अब सोचो बेटा, अब सोचो, Cl की Br। हाउ मेनी ऑफ यू से कि वन ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन है? वही तो। एक सेकंड, नीतीश चौधरी जी का फोन आ रहा है। ना 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 ना। आई होप इस बार मेरा 680 प्लस आ जाए। क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह वाह वाह। आ जाओ बेटे, यहां पे रेट बी ग्रेटर देन ए होगा, बोलो क्लियर है क्या? क्या डब्ल्यू डब्ल्यू बेटा? प्रिंशु जी, आहा क्या नाम है, प्रिंशु, प्रिंस गेमिंग है इनका नाम है, प्रिंसु। चलिए, कौन सा रेट जो है वो बी ग्रेटर, अरे यार ए ग्रेटर देन बी होगा ना यार, रेट जो है वो ए ग्रेटर देन बी होगा ना, हायर डिग्री होगा ना। किस, मैं चेक कर रहा था आपको, मैं चेक कर रहा था, एक बार पिछला वाला भी चेक कर ले भाई, फ्लो में हम ही ना गलत कर बैठे हूं। पिछला वाला सही है, ये भी सही है। चलो, यहां पे रॉन्ग था तो प्रिंसु जी ने कर दिया है, कह रहे मुकुट पहनो सर आप। चलो, अब मैंने बोला ए ग्रेटर देन बी था, लिख गलत दिया था, चाहे खैर, इस पे आइए सर, इसमें रेट कैसे डिसाइड होगा? हाउ यू विल डिसाइड द रेट? तो आप देखो सर, E2 है, कार्बोकेटाइन तो बन नहीं सकता, हाँ, तो कैसे आप डिसाइड करोगे? तो स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट से डिसाइड होता है। तो अगर आप Cl यहां बनाते हो, तो अगर आप देखो प्रोडक्ट बनाओगे तो देखो यहां ये बन सकता है भाई, H यहां से निकलेगा, Cl यहां से निकलेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अगर आप यहां से निकालोगे तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? Cl यहां से, H यहां से, तो देखो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा। तो इसमें प्रोडक्ट में रेजोनेंस है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो भले ही आपने आंसर ए ग्रेटर देन बी बोला था, गलत लॉजिक से बोला था, बट आंसर यहां सही हो गया। भाई अगर मान लो E2 में कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं, तो आप क्या करोगे? स्टेबिलिटी से डिसाइड कर लोगे। अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, वहां भी, वहां 1 डिग्री है, वैसे तो डिसाइड हो जाता 1 डिग्री 2 डिग्री से, बट प्रोडक्ट बना के भी देख सकते हो, यस और नो। चलिए, अब देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या आप यहां पे बता सकते हो E2 में किसकी ज्यादा होगी? सर हायर डिग्री में E2 ज्यादा होगा, क्या ए ग्रेटर देन बी बोल दूं? हायर डिग्री में E2 ज्यादा होगा, क्या मैं रेट ए ग्रेटर देन बी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? यहां पे आ जाओ, इसकी रेट की बात करोगे, हायर डिग्री का रेट ज्यादा होगा, ए ग्रेटर देन बी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हायर डिग्री का रेट ज्यादा होगा, ए ग्रेटर देन बी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एकदम मजेदार कर सकते हो। तो जितना ज्यादा डिग्री उतना ज्यादा E2 आते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अब बताओ, पहले मैं कहता हूं आइडेंटिफाई द रिएक्शन, प्रोडक्ट तो हम लिख ही लेंगे, प्रोडक्ट लिखने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आ ही जाएगा, बट कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है कि भाई पहले आप आइडेंटिफाई द रिएक्शन। अब आओ आइडेंटिफाई करते हैं आपके साथ। अल्काइल एलाइड की डिग्री क्या है? 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री। तो सर अल्काइल एलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री 3 है, इसलिए अल्काइल एलाइड की डिग्री 3 है। अच्छा जी सर, उसके बाद हम देख रहे हैं अल्काइल एलाइड के बाद सॉल्वेंट के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, अल्काइल हैलाइड की डिग्री 3 है और हमने यहां हीट ले रखा है, ओहो, टेम्परेचर हाई ले रखा है, यानी कि या तो E1 होगा या तो E2 होगा। भाई 3 डिग्री में और SN1 SN2 नहीं हो सकता, हीट लिखा है। SN1 SN2 नहीं हो सकता, हीट लिखा है, E1 E2 होगा। अब मैंने देखा कि सर स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होगा कि E1 होगा? सर अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होगा। E1 कैसे बोल रहे हैं भैया? अगर अरे भाई ये अभी अभी लिखाया था स्ट्रॉन्ग बेस है अल्कोहलिक KOH। मैं ना बेटे तुम्हारे, क्या बताऊं मैं, गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर
कभी कभी तो मन करता है स्वर फोड़ दो तुम्हारा। इधर आओ, ये अल्कोहलिक KOH, ये क्या था भाई, ये क्या था? अरे भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस है CH3O माइनस। ये क्या करूं तुम्हारा? ये स्ट्रॉन्ग बेस E2 में लिखा है कि E1। तुम क्या अलग से कुछ अलग प्रकार के नशे करते हो क्या? क्लास में आने से पहले फ्लो में हो गया, हद हो गई, फ्लो में हो गया यार। तुम बिल्कुल भी नहीं देखोगे तो फिर तुम्हारे एग्जामिनर तुम्हारी वाट लगा देगा। एग्जामिनर तो यही सब क्वेश्चन देता है भाई, एग्जामिनर तो यही सब क्वेश्चन देता है। देखो ना स्ट्रॉन्ग बेस बता रहा है ये, और ये सॉल्वेंट भूल जाओ थोड़ी देर। स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस कहां होता है सर? E2 में होता है। तो E2 करो ना, कैसे करोगे सर? आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप क्या करोगे? कार्बन, यहां CH3, जिधर से अल्फा H ज्यादा आए उधर हमने एल्कीन बना दिया, आंसर पा लिया। जिधर से अल्फा H ज्यादा है उधर से एल्कीन बना दिया, आंसर पा लिया। जल्दी से बोल दो आंसर हाँ या ना, बोलो बेटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अल्कोहलिक KOH हाई टेम्परेचर। AlC का मतलब अल्कोहलिक KOH है। अब ये ना पढ़ लेना अल्कलाइन KMH, वो AlK होता है। AlC का मतलब अल्कोहलिक KOH। और हमारे गुरुजी ने, एक बहुत महान गुरुजी हैं जिनका नाम है VT सर, उन्होंने बताया हुआ है कि सर ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। अल्कोहलिक KOH, RO माइनस, CH3 माइनस, टर्शरी ब्यूटोक्साइड माइनस, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। अरे सर हाई टेम्परेचर हीट है, या तो E1 या तो E2। भाई लो टेम्परेचर पर SN1 SN2 होता है, हाई टेम्परेचर पे E1 E2 होता है, और हाई टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E1 होगा कि E2 होगा? हाई टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा जी, E2 होगा। और अगर E2 होगा तो क्या करोगे? एल्कीन बनाओगे, एस्टेबल एल्कीन बनाओगे। अब देखो आपके पास स्टेबल एल्कीन बनके तैयार है क्या? यही बनेगा स्टेबल एल्कीन। अरे बोलो हाँ या ना, एकदम क्लियर है क्या? समझ में आ चुका है? आगे बढ़ सकते हैं, अगला सवाल भी कर सकते हैं। बेटा गलती नहीं करना है। ए ला 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 ला, कहना गलत गलत। तुमने आप वो गाना सुना है? ये क्वेश्चन करो मेरी बातों में ना तुम आ जाना। कहना गलत गलत, छुपाना सही सही। सुना है आपने गाना? वो बहुत प्यारा गाना है यार, है ना। जब मैं अकेले होता हूं तो दिस में ये गुनगुना लेता हूं, बड़ा सुकून मिलता है। कहना गलत गलत, छुपाना सही सही, कल रात तुम कहां थे, बताना सही सही। ओह ओह ओह, है ना। हम नहीं सुनते सैड सॉन्ग। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है? हम कोई, छोड़ो यार तुमसे बहस करना। तुमको लगता है तुमको कुछ मानते हो, इज्जत देते हो नहीं देते हो? ये सब ऐसे बदतमीज जैसे बात करते हैं। हम नहीं सुनते सर सैड सॉन्ग। देखो जरा, है ना। मधुर शर्मा का ये गाना है, बड़ा सुनना, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा गाना है। कहना गलत गलत, छुपाना सही सही, कल रात तुम कहां थे, बताना सही सही। ओह ओह, आजकल ऑनलाइन में बड़ा ये हो रहा है ना कि कि वो अब्दुल है कि अनीता है, पता ही नहीं ना। अब आज कहीं और, कल किसी और का व्हाट्सएप ऑनलाइन है, परसों कोई और व्हाट्सएप ऑनलाइन है, तो कल रात तुम कहां थे, बताना सही सही। ठीक है चलो भाई हम अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनते हो। ओके चलो इधर आओ। एक बहुत अच्छा गाना है, अगर टाइम मिले तो सुनना। पुराना जो हमारा संगीत होता था ना, शास्त्रीय संगीत, ठीक है, तो उससे लिया गया राग है, खामज राग बोलते हैं उसको हम, खामज, ठीक है ना। बहुत सारे राग होते हैं संगीत गाने में, तो इस गाने का नाम है खामज, और इसके सिंगर का नाम है शफकत अमानत अली। पाकिस्तानी सिंगर है, बट उस समय वो सब नहीं चलता था। शफकत अमानत अली पहले बॉलीवुड के लिए गाना गाया करते थे, तो बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर है। तो सुनना, खामज बाई शफकत अमानत अली, ये शायद कोक स्टूडियो में है। आप मेरी चैट नहीं देखता हूं भाई, देखता हूं। आपने देखा है किसने किसने ये सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द सॉन्ग? लोफी सुनते हो, ठीक है। हम भोजपुरी सॉन्ग सुनते हैं। ओह भोजपुरी वाले तो गजब है यार, लेकिन भोजपुरी सुन लो आप, एनर्जी में आ जाते हो तुरंत, है ना। भोजपुरी में एक खास बात है कि यार यू गेट एनर्जी, है ना। भोजपुरी में मैं एक गाना सुना था, हेलो बोलो कौन, आपने सुना है? आपने सुना है यार? बताओ यार, पहले तुम थोड़े 2 मिनट बात करते हैं आपसे। हाँ, हेलो बोलो कौन सुना है आपने? हाँ, वो फोन उठाता है ऐसे, फोन ट्रिंग ट्रिंग का रिंग होता है वहां पे,
तो वो फोन उठाता है, हेलो तो वो बोलता है कौन, हेलो तो वो बोलता है बोलो कौन। कितना सही गाना बनाते हैं यार, मतलब दो लोग फोन पे बात करें, गाना बना दिया उन्होंने, नाइस। प्रॉपर रैप है वो, प्रॉपर रैप है। हाँ नाइस। चलिए, रितेश पांडे, हाँ रितेश पांडे। एक और है कुछ अलबेला करके उसका नाम, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, बट या सम अलबेला इज देयर इन भोजपुरी सिंगर। पवन सिंह, ओहो ओहो नाइस। जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते ना, मैं फिर मैं उनकी इज्जत नहीं करता, तो मैं इसलिए पवन सिंह और ये सब की बातें नहीं करता। ठीक है, चलो और कौन भोजपुरी गाना आपने, सैड सॉन्ग है। चलो हरियाणवी में भी बड़ा अच्छा गाना है यार, एक गाना है नया 61-62, सुनना जरा हरियाणवी में, है ना। वैसे तो बहुत है, गजबन, 52 गज, तो ये सब है बहुत अच्छा अच्छा गाना, फॉर्चूनर लायो, ये सब है हरियाणवी में बड़े अच्छे अच्छे गाना। पर आजकल एक नया आया है 61-62, ठीक है, लैंग्वेज समझ नहीं आता बट ऐसे ही अच्छा लगता है। चलो आओ इधर आओ बेटा, ये इवन है या E2 है, पहले आइडेंटिफाई द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा, आपको आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट करना है। क्या होगा जब आपके पास ये रिएक्शन दिया हुआ हो, क्या होगा जब आपके पास ये दिया हुआ हो, तो बेटा सिंपली आपके पास देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग हीट है, तो इसका मतलब E1 या E2 में से होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हुआ है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हुआ है यानी कि सर आपके पास E2 मैकेनिज्म होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हुआ है यानी कि E2 मैकेनिज्म होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस में भाई साहब आप क्या कर सकते हो, E2 मैकेनिज्म कर सकते हो। और ये आपके सामने कहानी पे रही है, ये CH3 है, पहले से रहेगा और आपके पास एल्कीन बनकर तैयार हो जाने वाला है। बोल दो सर, यहां भी अब देखो E2 एलिमिनेशन जो हो रहा है ना, एंटी एलिमिनेशन होता है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली कि E2 एलिमिनेशन जो है इट इज अ एंटी एलिमिनेशन, अपोजिट साइड से H और अपोजिट साइड से Cl होता है। E2 एलिमिनेशन जो होता है वो एंटी एलिमिनेशन होता है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये आपने बताया नहीं था, ये हमने बताया था, दिखाता हूं कहां, आओ एक बार वापस आओ, सब लोग इधर आओ, दिखाता हूं मैं कहां। ये देखो, मैंने जानबूझ के यहां पे बनाया था, आपके पास एंटी एलिमिनेशन बनाया था, H और X अपोजिट साइड बना था, H ऊपर से निकल रहा है, X नीचे से निकल रहा है, तो बेटा E2 एलिमिनेशन जो होता है वो एंटी एलिमिनेशन होता है। बोर्ड हैंग हो गया है, ऐसा क्यों हुआ है, बोर्ड हैंग हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं कि आपके पास नया यहां पे आते हैं, E2 एलिमिनेशन एक एंटी एलिमिनेशन है। जैसे यहां पे देखो H बैक से निकला है, फ्रंट से Cl निकला है, यहां पे देखोगे तो सर ये पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 एलिमिनेशन है। और अगर E2 एलिमिनेशन है तो बेटा क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में ये पाई बॉन्ड लग गया, Br लग गया H। अच्छा, ये एंटी एलिमिनेशन है कि नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, इसमें एंटी एलिमिनेशन तो नहीं है, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी से बोलो। ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा सर, दोनों ही H और Br अपोजिट साइड, दोनों ही सेम साइड है, तो एंटी एलिमिनेशन होता है, HBr नहीं हट पाएगा, ठीक है ना। तो अब आप यहां प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन आप यहां पे तो बना सकते हो, यहां Br नीचे की तरफ है, यहां वाला H तो ले सकते हो भाई। एंटी एलिमिनेशन लेफ्ट साइड से आप कर सकते हो, तो देखो क्या होगा आपके पास, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बनेगा। क्या बनेगा आपके पास बेटे, साइक्लोहेक्सेन बनने वाला है, साइक्लोहेक्सेन बनने वाला है, बन गया। आपके पास राइट हैंड साइड से वो नहीं बना पाएगा, राइट हैंड साइड से एंटी एलिमिनेशन नहीं होगा, पर लेफ्ट हैंड साइड से तो पॉसिबल है ही। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से ए यार क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से तो पॉसिबल है ही। चलो नेक्स्ट। अच्छा, और आपके पास बेटे यहां पे एक CH3 है ही, और आप जाओगे तो यहां पे एक CH3 है ही, और ये वाला हाइड्रोजन नहीं हटा, ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। राइट साइड से प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, राइट साइड से प्रोडक्ट नहीं बना क्योंकि एंटी एलिमिनेशन नॉट पॉसिबल। बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, राइट साइड से नहीं बना क्योंकि एंटी एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल। जैसे यहां पे आओ, इसमें इस क्वेश्चन में आओ, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, E1 होगा E2 होगा, क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, और 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। सर चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, प्रोडक्ट क्या होगा। यहां पे आपके पास 15 डिग्री सेल्सियस दिया होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। पहले तो रिएक्शन आइडेंटिफाई करिए। देखो सबसे पहले देखो तो अल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है, तो सर या तो SN1 या तो E1 या तो E2। अच्छा, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है सर,
सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है सर। उसके बाद टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब या तो E1 या तो E2। टेम्परेचर आपके पास हाई है तो E1 हो सकता है या E2 हो सकता है। अब बताओ E1 होगा कि E2 होगा? तो सर वीक सॉल्वेंट है ना, वीक बेस है, गंगाधरी शक्तिमान है, बेस ही न्यूक्लियोफाइल है, बेस ही सॉल्वेंट है, तो आपके पास SN1 हो जाएगा। अब SN1 में आपके पास क्या होगा? सबसे पहले सर SN1 में तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। SN1 इज अ टू स्टेप प्रोसेस, सॉरी E1 इज अ टू स्टेप प्रोसेस, कार्बोकेटाइन हो जाएगा, वाई SN1 E1 हो जाएगा, टेम्परेचर हाई है ना। चलो अब देखो, अब आपके पास क्या बन जाएगा? सर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर आपके पास क्या किया, CH3 यहां बन गया, CH3 यहां बन गया, और आपके सामने कहानी बन चुका है, और आपके सामने कहानी बन चुका है। बोलो समझ में आया? ऑल गुड है, क्लियर है? आज स्मार्ट वन शॉट होगा? हाँ बेटा आज स्मार्ट वन शॉट होगा। नीचे आ जाओ। अब यहां पे जब आप जाओगे तो सर ये SN1 रिएक्शन शो करेगा। रीजन, क्योंकि ये टेम्परेचर बेटा इसका 25 डिग्री से कम है, टेम्परेचर लो है, SN1 होगा। अल्काइल हैलाइड बेटा आपके पास 3 डिग्री होगा, और आपके पास जो सॉल्वेंट होने वाला है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने वाला है, और जो आपके पास सॉल्वेंट होने वाला है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होने वाला है। क्या होगा आपके पास बेटे? क्या बनने वाला है? कार्बोकेटाइन। तो लेफ्ट में ऊपर CH3 है, लेफ्ट में CH3 है, और नीचे CH3 है, कार्बोकेटाइन बन गया। क्या? ऊपर CH3, लेफ्ट में CH3, नीचे CH3। अब देखो OH इसमें अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन पे OH अटैक करेगा, करेगा नहीं करेगा? ऊपर आपके पास CH3 है, लेफ्ट में आपके पास क्या है? CH3 है, और नीचे आपके पास क्या है? CH3 है। ठीक हो गया? ऊपर आपके पास OH है, लेफ्ट और नीचे आपके पास OH है। ठीक है, तो ये SN1 SN2 हो गया। अब जैसे ये वाला लो, ये वाला आप जब लोगे तो आपके पास कहानी बड़ी और अच्छी हो गई। ये वाले में देखो अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है? तो सर अल्काइल हैलाइड 1 2 3 यानी कि 3 डिग्री हो गया। ओके जी, नाइस। अब देखो अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है, उसके बाद टेम्परेचर हाई है कि लो है? सर हीट दिया हो गया है, यानी कि टेम्परेचर हाई है, यानी कि या तो E1 हो सकता है या तो E2 हो सकता है। अच्छा, अब देखोगे तो सर स्ट्रॉन्ग बेस वाला लिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड वाला केस लिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH हो, NaNH2 हो, CH3O- हो, RO- हो, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हो, तो क्या बन जाएगा आपके पास? स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सर E2 होता है। बट ध्यान दीजिए सर, ये बल्की बेस है, और ये बल्की बेस क्या होता है? लेस स्टेबल एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बनाता है। बल्की बेस जो है लेस स्टेबल एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बनाता है, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। लेस स्टेबल एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बनाता है, और लेस स्टेबल एल्कीन को ही हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। हॉफमैन एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। लेस स्टेबल एल्कीन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉफमैन एल्कीन, और हॉफमैन एल्कीन यहां पे मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो अब आ जाओ। तो सर आपके पास क्या होगा? यहां पे Br, सबसे पहले E2 रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनेगा। इधर बनाओ, लेफ्ट में बनाओ कि राइट में बनाओ? सर राइट में ज्यादा अल्फा H है, लेफ्ट में कम अल्फा H है, तो लेफ्ट में आपके पास बन गया है CH2, ऊपर आपके पास CH3 बन चुका है, ठीक है, 1 2 3, और आगे आपके पास CH2 CH3 बन चुका है। तो ये कहानी आपके स्क्रीन पे हो चुकी है। बोलो क्लियर? E2 हॉफमैन एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब यहां पे आइए, अब यहां पे आप देखोगे ये कौन सा रिएक्शन होगा? तो सब सबसे पहले हीट दिया है E1 E2 होगा। अल्काइल हैलाइड भले ही 2 डिग्री है, हीट दिया है, यानी कि E1 E2 ही होने वाला है। अब E1 होगा कि E2 हो गया? E1 होगा कि E2 होगा? तो आ जाओ आपके पास, चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सर आपके पास क्या होने वाला है? E1 या E2? E2। चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होने वाला आपके पास? E2। लेकिन बल्की बेस है, तो बल्की बेस है तो बेटा हॉफमैन एल्कीन बना देगा। बल्की बेस हॉफमैन एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बनाता है। अब बताओ मुझे, लेफ्ट से बनाऊं कि राइट से बनाऊं? सर अगर मैं लेफ्ट से बनाऊंगा तो आपके पास ज्यादा अल्फा H आएगा, और राइट से बनाते हैं तो फिर आपके पास कम अल्फा H होगा। देखो अगर आप यहां से बनाओगे तो ज्यादा अल्फा H है, राइट से बनाओगे तो कम अल्फा H है। बोलो, तो जिधर से कम अल्फा H है वही आपका मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। अब बेटा हमने SN1 SN2 E1 E2 के बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए, बहुत सारा क्वेश्चन देखा। अब SN1 SN2 E1 E2 के कुछ कंपैरिजन करना है।
आज ही करेंगे तो सही रहेगा। SN1 SN2 E1 E2 का कुछ कंपैरिजन करना है, ठीक है। सिस्टम, हाँ सिस्टम करते रहेंगे, अभी रुक जाओ। SN1 SN2 E1 E2 का कुछ कंपैरिजन अपने को करना है। हेलो अरीन नहीं बेटा, ना 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 ना। आइए अब देखो ध्यान से, मैं एक काम करता हूं, SN1 SN2 E1 E2 चारों को मैं कंपेयर करता हूं। सब लोग ध्यान से देखना, SN1 SN2 E1 E2 चारों को कंपेयर करता हूं। अब देखो मैं ले रहा हूं मान लो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। आप मुझे अपने कॉमन सेंस से बताओ कि इसमें क्या क्या हो सकता है। क्या इसमें SN1 हो सकता है? क्या इसमें E1 हो सकता है? क्या इसमें SN2 हो सकता है? क्या इसमें E2 हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? तो सर SN1 SN2 E1 E2 देखो, तो सर यहां पे 1 डिग्री कार्बो, जब ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बनेगा, ध्यान दीजिए, तो SN1 और E1 नहीं होगा, बट SN2 और E2 तो हो ही सकता है, क्योंकि SN2 में भी कार्बोकेटाइन नहीं बनना है और E2 में भी भले ही 3 डिग्री को वो फेवर करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 1 डिग्री में E2 नहीं होगा भाई। 1 डिग्री से भी तो अल्कीन बन सकता है ना, अनस्टेबल अल्कीन बनेगा बट बन तो सकता है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN2 तो बनेगा ही बनेगा, SN1 नहीं बनेगा। रीजन बताओ सर, SN1 नहीं बनेगा, कार्बोकेटाइन बनना है, कार्बोकेटाइन ये अनस्टेबल हो जाता है। सिमिलरली आपको बता दूं E1 नहीं बनेगा, ठीक है ना, SN1 नहीं बनेगा और E1 नहीं बनेगा क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बन पाता है, बट SN2 और E2 तो बन ही सकता है यार, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। यहां पे तो ये प्रेफरेंस है 1 डिग्री के लिए, तो SN2 E2 भी हो सकता है, भले ही अनस्टेबल एल्कीन बनाए या लेस स्टेबल एल्कीन बनाए। चलो अब मुझे बताओ, सॉल्वेंट SN2 में पोलर प्रोटिक हो गया, पोलर एप्रोटिक होगा। SN2 अगर होना है तो सर सॉल्वेंट जो होगा वो पोलर एप्रोटिक होने वाला है। सॉल्वेंट अगर होना है तो बेटा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो। अब मैं चार्ट बनवा देता हूं ताकि आपको समझ में आता है। E2 में पोलर एप्रोटिक है कि पोलर प्रोटिक है? तो सर E2 में भी आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही है। तो हम ये देख के पहचान जाएंगे कि 1 डिग्री में 2 रिएक्शन हो सकता है। SN1 E1 नहीं हो सकता, कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, बट यहां पे कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता है। ये तो सबसे अच्छा होगा, SN2 तो सबसे अच्छा 1 डिग्री के साथ प्रोडक्ट बनाता है। E2 भी हो सकता है पोलर एप्रोटिक। चलो अब इसमें टेम्परेचर हाई लेंगे कि लो लेंगे? भाई अगर सब्स्टिट्यूशन है तो लो टेम्परेचर से काम चलाएंगे, और अगर एलिमिनेशन है तो एलिमिनेशन एनी केस हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। एलिमिनेशन एनी केस हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। अब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लेंगे कि वीक लेंगे, या फिर न्यूक्लियोफाइल बोलो, बेस लोग बोलो, स्ट्रॉन्ग या वीक? तो सर यहां पे SN2 में स्ट्रॉन्ग ही लेना पड़ेगा। क्यों सर? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। रीजन बताओ सर, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, पहले अटैक होता है। यहां भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, पहले अटैक होता है, लेकिन एलिमिनेशन के केस में न्यूक्लियोफाइल को ही हमने बेस बोल दिया। समझ में आ चुका है? यहां तक 1% डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ू। चलो अब 3 डिग्री पे बात करते हैं। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए देख लिया, अब एक काम करते हैं सर, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए देखते हैं, 3 डिग्री RX के लिए देखते हैं। अब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा, E2 होगा, क्या होगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा, E2 होगा, क्या होगा? आफ्टर फॉर्म फिलम ऑप्शन इज नो कमिंग, व्हाट शुड आई डू? फॉर्म फिलअप के बाद ऑप्शन नहीं, फॉर्म फिलअप के बाद ऑप्शन नहीं आएगा बेटा, पेमेंट के बाद ऑप्शन आएगा। चलो अब यहां पे देखो 3 चीजें होती है। SN2 नहीं हो सकता कभी भी, क्राउडिंग हो गई, SN2 नहीं हो सकता, बट बहुत खुशी खुशी से SN1 होगा, बहुत खुशी खुशी से SN2, बहुत खुशी खुशी से बेटा आपके पास E1 होगा, और बहुत खुशी खुशी से E2 भी होगा। रीजन, क्योंकि सर E2 में भी तो 3 डिग्री को प्रेफरेंस देते हैं, हायर अल्फा एच वाला एल्कीन बनेगा। यहां पे लोअर अल्फा एच वाला एल्कीन बनेगा, बट बनेगा, यहां पे हायर अल्फा एच वाला एल्कीन बनेगा। अच्छा अब SN1 है तो सॉल्वेंट के बारे में बताओ, पोलर प्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक है? तो सर SN1 है तो सॉल्वेंट के बारे में बताओगे तो सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, नथिंग एल्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं। E1 में बता दो पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? तो सर E1 की भी जब बात करते हैं तो आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही आने वाला है, क्योंकि कार्बोकेटाइन और एनाइन दोनों को ही सॉल्वेट करेगा। अब यहां आ जाओ, E2 की बात करते हैं। E2 में कार्बो किसको, पोलर प्रोटिक ले या पोलर एप्रोटिक ले? ठीक है, तरुण सर की क्लास रिकॉर्डेड है इसके बाद।
ठीक है बच्चों, तो सर की क्लास आप रिकॉर्डेड पढ़ लेना। आ जाओ, अब E2 में आ जाओ। पोलर प्रोटिक है, ए प्रोटिक है। तो सर E2 में आपके पास कोई भी कार्बोकेटाइन एनायन नहीं बनता है, तो ये आपके पास ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब मुझे बताओ, यहां तक सॉल्वेंट में 1% भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप सिंपली। सॉल्वेंट में 1% भी डाउट हो, मैं इस साइड आ जाता हूं, सॉल्वेंट में 1% भी डाउट हो तो आप पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोस्ट कार्ड फोटो के नीचे नेम एंड डेट ऑफ फोटो लिखना है, यस, पोस्ट कार्ड में भी लिखना है और पासपोर्ट में भी लिखना है। चलो, अब आपके पास चूंकि सॉल्वेंट वाली कंडीशन आ गई, अब टेम्परेचर बताओ। तो सर ये तो बड़ा सिंपल है, अगर सब्स्टिट्यूशन है तो लो टेम्परेचर, एलिमिनेशन है हाई टेम्परेचर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन है तो आपके पास क्या होगा, लो टेम्परेचर आने वाला है, और आपके पास बेटे E1 और E2 में आपके पास हाई टेम्परेचर होने वाला है। सब्स्टिट्यूशन में लो टेम्परेचर होने वाला है और एलिमिनेशन में आपके पास बच्चों हाई टेम्परेचर होने वाला है, नो डाउट। चलो, SN1 E1 E2 हो गया। अब आगे बढ़ो बेटा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लेके वीक ले। अब SN1 में सुस्त न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, पहले कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार करते हैं, तो वीक न्यूक्लियोफाइल यहां पे हम लेते हैं। क्या लेते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब E1 की बात करो तो यहां भी कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार करते हैं, तो गंगाधरी शक्तिमान है, यानी कि सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल यहां भी हम लेंगे। अब E2 की बात करो, E2 में क्या करते हैं, तो सर E2 में कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार नहीं करेंगे, पहले अटैक कर देंगे। तो यहां पे E2 के केस में आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा। एलिमिनेशन के केस में न्यूक्लियोफाइल को बेस करें, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि अल्कोहलिक KOH CH3O-, RO-, उसके बाद आपके पास NaNH2, NaNH2 अमोनिया, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये चार्ट बनवा दिए, हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप आओगे बेटा यहां पे, जैसे ही आप आओगे बेटा यहां पे, देखो कोई लिख रहा है मयंक कि MR सर का क्लास करना 1:15 से। तो तुम यार फिजिक्स वहां पढ़ते हो, केमिस्ट्री यहां पढ़ते हो, और बायो कहां करते हो, बायो भी यहीं करते होगे। खैर सिलेक्शन लो, ये ज्यादा बेटर है। देखो बेटा, चलो, हाँ सर सेम, अरे भाई ऐसा ऐसा, चलो लोग लिख रहे हैं कि हाँ सर यही करते हैं। ओ ठीक है ना, एलिमिनेशन में, हाँ अब यहां पे आप वीक बेस ले लो यार। एलिमिनेशन में कह लो, कह रहे हैं कि सर यहां पे वीक बेस होगा, आप वीक बेस कर दो। चलो आओ, अब 2 डिग्री अल्काइल, अब इस पे नो कमेंट बेटा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे आ जाते हैं। 2 डिग्री, मैंने कुछ बोला ही नहीं, आपने कुछ सुना ही नहीं, ठीक है ना, इग्नोर इग्नोर, मैंने ना कुछ बोला ना आपने कुछ सुना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहां आओगे, जैसे ही आप यहां पे आओगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो सर यहां पे आ जाओगे कि सर SN1 होने वाले, ये 2 डिग्री वाले अब बीच वाले हैं। अब SN1 भी दिखाएंगे, SN2 भी दिखाएंगे, E1 भी दिखाएंगे, E2 भी दिखाएंगे। SN1 SN2 में, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे। SN2 में सर कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, इसलिए आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे। E1 E2 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, सर E1 में कार्बोकेटाइन बनता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। E2 में आपके पास कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। अगर सब्स्टिट्यूशन है तो लो टेम्परेचर से काम हो जाएगा। E1 SN2 की बात करते हैं, अगेन सब्स्टिट्यूशन है, लो टेम्परेचर से हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, E1, E1 में बेटा एलिमिनेशन है, हाई टेम्परेचर से काम होगा। और फोर्थ ऑप्शन E2 है बेटा, यहां हाई टेम्परेचर से काम हो जाएगा। अब SN1 में गंगाधरी शक्तिमान है, न्यूक्लियोफाइल ही बेस है, यानी कि वीक न्यूक्लियोफाइल हम लेते हैं। ओके, SN2 में सर यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ता है या एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ता है। E1 की बात करते हैं, गंगाधरी शक्तिमान है, वीक बेस लेना पड़ता है। और यहां पे आप आओगे E2 में स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है। तो पूरा चार्ट बन गया जिसमें आप देख लो कि SN1 SN2 E1 E2 कहां कहां होगा। आज YouTube पर क्लास है, हाँ, केमिस्ट्री एंड बायो फ्रॉम संकल्प भारत। ओके भाई मयंक जी, ठीक है, ओके नाइस। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहां पे, कंपैरिजन ऑफ SN1 SN2 E1 E2। तो एक काम करो ना, ज्यादा सब्जेक्ट यहां अच्छा है तो वहां जाके क्लास में कह दो कि वीटी सर बोल रहे थे ऐसा कि सर ज्यादा वहां पढ़ते हैं, ज्यादा सब्जेक्ट वहां पढ़ना पड़ता है। काम करो, आप आ जाओ यहां पर, ठीक है।
तो आ जाएंगे तो सब हो जाएगा, एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, कह देना जाके आ जाओ, मेरा मैसेज पहुंचा देना, कहना क्या है, रिक्वेस्ट कर लेना, बाकी तो सबकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है बेटा, चलो सारे सब्जेक्ट यही हो जाएंगे और अच्छे से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहां आ जाओ बेटा, आपके पास क्या होगा, तुम बवाल कराओगे कुछ ना कुछ, मुझे समझ में आ रहा है, और मुझे इस टॉपिक पे बोलना नहीं चाहिए, ये मुझे अब समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन करो, आइडेंटिफाई SN1 SN2 E1 E2 क्या क्या होगा। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग, अच्छा अब इसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट आ जाता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट आता है कि सर स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का एक चार्ट बनवाओ, है ना। इस क्वेश्चन का करने से पहले स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मैं चार्ट बनाता हूं। आ जाओ, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का चार्ट बनाता हूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, या फिर हम जिसको पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। अगर E1 है तो यही बेस हो जाता है, अगर E1 E2 है तो बेस हो जाएगा, SN1 SN2 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो CH3O माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH अगर लिखा है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। RO माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ ROH अगर लिखा है तो आपके पास ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। एल्कोहलिक KOH ये क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस है। NaNH2 ये क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस है। एल्कोहलिक KOH, NaNH2 और स्ट्रॉन्ग बेस क्या, हाँ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड अल्कोहल COH क्या हो जाएगा आपके पास, सर दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया सबके सामने, ये हमने ऑलरेडी E2 के लिए चार्ट बना रखा था, वही वाला है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले तो, स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए कि सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम किसको किसको कहते हैं। ठीक हो गया, आओ अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि सर वीक न्यूक्लियोफाइल किसको कहोगे, या एक काम करो मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल किसको कहोगे। मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल और जिसको हम मॉडरेट बेस कहेंगे, अगर वो H+ पे अटैक कर रहा है तो उसको हम बेस बोल देंगे, अगर वो H+ छोड़ के किसी और पे भी अटैक कर रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। तो मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल या मॉडरेट बेस में आपका क्या ख्याल है, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल या मॉडरेट बेस के लिए आपका क्या ख्याल है। हाँ एक्वस NaOH कहीं लिखा हो या मॉइस्ट कुछ लिखा हो, एक्वस NaOH बहुत बढ़िया, एक्वस KOH, एक्वस NaOH, या फिर आपके पास क्या हो जाएगा एक्वस KOH, एक्वस NaOH OH माइनस हो गया, एक्वस KOH हो गया, NaSH, ठीक है ना, आप सिंपली लिख दो NaSH, NaSH लिख दो, ठीक है, सोडियम SH माइनस, उसके बाद NaI लिख दो, बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। और ये क्या हो गया, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल और मॉडरेट बेस, ठीक हो गया। चलिए अब जैसे आपके पास हुआ, नेक्स्ट हम मूव करेंगे आपके पास कि सर वीक न्यूक्लियोफाइल किसको काउंट करते हो। वीक न्यूक्लियोफाइल, अब बता दो वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी कि गंगाधरी शक्तिमान अगर है तो वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस होगा, यानी कि अगर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है तो वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस की तरह उसको काउंट कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं। अगर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है तो क्या हो जाएगा, अगर सॉल्वेंट आपके पास न्यूक्लियोफाइल है तो क्या हो जाएगा आपके पास वाटर H2O, फिर आपके सामने क्या हो जाएगा एल्कोहल ROH, ठीक है ना, फिर आपके सामने अमोनिया अगर है तो ये सब जो है मोर जो सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, NH3 जिसमें आप NH माइनस और वो करते हो, उसके बाद आप ले लो RCOOH, हाँ PHOH, ये सब क्या है, अगर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है तो फिर आपका वो वीक बेस में काउंट हो जाता है। फिफ्थ स्ट्रॉन्ग बेस है, अच्छा O माइनस आएगा बेटा, O माइनस, और यहां पे ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है तो OH हो जाएगा, थैंक यू, गुड, ठीक है ना। ये बस बल्की बेस है, और बल्की बेस का कंडीशन याद है कि हॉफमैन प्रोडक्ट बनाता है, लेस स्टेबल एल्कीन बनाता है। हो गया, क्लियर हो गया, नो डाउट, आगे बढ़े, हाँ या ना, बढ़े कि नहीं बढ़े, जल्दी से बोलो। किसी ने मैसेज किया है, ताहिर नाम है इसका, ओके नाइस, लास्ट ईयर स्टडी भारत, ओके 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 ओके, अरे नाइस, गुड, बहुत बढ़िया बेटे, आ जाओ। अब आपके पास नेक्स्ट वन इज ये वाला कंडीशन रहा, जैसे मान लो अब ये वाला कंडीशन, चलो क्वेश्चन अब एक बज गया है, अब छोड़ते हैं, आपको आज वो भी करना है, हमें क्लास भी करनी है, ठीक है ना, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा,
कल ये चैप्टर फिनिश होके आई थिंक अल्कोहल भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कमी है, रिएक्शन ऑफ मेटल है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ऊर्ज फिटिग, ये सब ऊर्ज भी आएगा दोबारा, ऊर्ज फिटिग भी आएगा, फिटिग भी आएगा, उल्मान भी आएगा, सारे रिएक्शन फिर से दोबारा आएंगे। लास्ट स्लाइड दिखाइए। तो लास्ट स्लाइड आप देख लीजिए बेटा, लास्ट स्लाइड देखने में कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद कल SN1 SN2 E1 E2 के कुछ मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे, रिएक्शन विथ मेटल हो जाएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगा, ऊर्ज फिटिग उल्मान हो जाएगा, रिएक्शन विथ सोडियम हो जाएगा, रिएक्शन विथ कॉपर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर फिनिश हो जाएगा। कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल एक ठीक ठाक टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा कल ये चैप्टर, ठीक है। तो कल ये हो जाएगा, फिर आपको हम अल्कोहल फिनॉल ईथर 4 to 5 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। अल्कोहल फिनॉल में है ही नहीं कुछ, छोटा चैप्टर है। अच्छा, कल के बाद इसमें हेलो अरीन भी आएगा, भेंट, यानी कि कल हेलो एल्केन और हेलो अरीन होगा, कल होगा, फिर कल ये चैप्टर फिनिश होगा। अल्कोहल चल स्टार्ट नहीं हो पाएगा, कल ये चैप्टर फिनिश होगा पहले, ठीक है। कल चैप्टर हो जाएगा ये हेलो एल्केन और हेलो अरीन। सर टेलीग्राम पे आपको मैसेज किया है, आप एक बार जरूर करना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, मैं जरूर टेलीग्राम पे आपका देखूंगा। और बच्चे किसी ने मैसेज किया था मुझे, और आज मैं उस पर डिस्कशन भी करना चाहता हूँ। किसी ने मैसेज भी किया था और आज मैं उस पर डिस्कशन भी करना चाहता हूँ। टॉपिक एक, कौन सा जगह टेलीग्राम पे, शायरी सुनाता हूँ यार, शायरी सुनाता हूँ। वेट, लेट्स शायरी, ओ शायरी 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 शायरी, टन 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 टन, शायरी आ गई। देखो शायरी ऐसा है कि उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया। शायरी कुछ ऐसा है बच्चों कि उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। अर्ज किया है कि उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, और जिसके लिए हमने सारा जमाना छोड़ दिया। एक बार क्लिक नहीं हुआ, एक बार रुक जाओ, फिर से बोलता हूं मैं। अर्ज किया है कि उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, अरे जिसके लिए हमने जमाना छोड़ दिया, जिसके लिए हमने जमाना छोड़ दिया। कितना अच्छा लाइन है, कितनी अच्छी प्यारी बात है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। एंड जैसे ही एक क्लास खत्म होगी बेटा, आपके लिए एक चैट, आपके लिए एक रेटिंग बॉक्स खुलेगा, डू रेट एंड लेट अस नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, जय हिंद।